अब आगे। शिवाय को इत्ती की कहीं बात कुछ समझ नहीं आई थी क्योंकि वो रोते हुए बोल रही थी। वो रूम के अंदर चला गया। इत्ती फिर से आहार्य के गले लग गईं। उसने मेरी वजह से ये कदम उठाया, वो रोते हुए बोलीं। आहार्य बिना कुछ कहें उसके बालों को सहला रहा था। ऋतिक ने नीचे झांका तो उसके होश उड़ गए, मानव फर्क पर खून से लथपथ पड़ा था। उसने जल्दी से किसी को कॉल किया। आहार्य इत्ती को वापस सिंह पैलेस ले आया। इधर चारों की शादी पूरी हो चुकी थी। हर किसी ने इत्ती के बारे में पूछा क्योंकि इत्ती ने पहले ही कह दिया था वही दोनों तरफ से जूते छुपाएगी और वो भाभी भी थी। वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आहार्य उसे घर ले गया। शिवाय जो अभी यहाँ आया था उसने सबकी बातें सुनकर बहाना बना दिया। क्या हुआ उन्हें? आकाश कंसर्न था। फिक्र तो मौनी और ऋतिक को भी थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सबसे अलग ख्यालात कीर्ति के थे। उसके दिमाग में चल रहा था कि जरूर इत्ती ने उसे नीचा दिखाने के लिए किया था। शिवाय हॉस्पिटल आया उस वक्त मानव का ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत काफी क्रिटिकल है। शिवाय परेशान सा वहीं चेयर पर बैठ गया। पूरा मामला तो उसे भी नहीं मालूम था। ये मामला उसे एक ही शख्स बता सकता था। शिवाय ने आहार्य को कॉल किया लेकिन उसने नहीं उठाया। इत्ती बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर चुपचाप बैठी थी। अब वो रो नहीं रही थी लेकिन उसका जहन वहीं अटका था। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी यार। मानव की ये बात उसे रह रहकर चुभ रही थी। आहार्य रूम में आया। वो एक कॉल अटेंड करके लौटा था। उसने इत्ती को देखा जो चुपचाप कुछ सोच रही थी। उसने एक अजीब सी फीलिंग फील की। वो जब बेड के करीब आया तो इत्ती ने उसकी कमर को टाइटल होल्ड कर लिया। वो रोते हुए बोली, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई। तुम चाहती हो वो जिंदा रहें? उसने इम्पैसिव होकर पूछा तो इत्ती उससे चिपकी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मेरी वजह से उसने ये कदम उठाया। अगर उसे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप जानते हैं न मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी बात सुनकर आहार्य ने उसे खुद से दूर किया तो इत्ती नम आंखों से उसे देखने लगी। आहार्य उसकी पलकों पर जमी नमी को साफ करते हुए बोला, एज यू विश। कीर्ति सिंह पैलेस आ गई और मौनी ऋतिक के साथ उसके घर चली गई। कीर्ति अभी ऋतिक के साथ डोर पर खड़ी थी। सभी रिचुअल्स के बाद उसने पहला कदम रखा। उसके पैरों के नीचे गुलाब की नर्म पंखुड़ियां थी। ऋतिक भी उसके साथ अंदर आने लगा तो गौरी जी जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, तुम थोड़ा साइड में चलो। ये हमने अपनी बहू के लिए किया है। तुम अपने जूतों से इसे खराब कर दोगे। ऋतिक बेचारी निगाह से उन्हें देखने लगा। मौनी ने उनकी बात सुनकर उन्हें देखकर हैरानी से कहा, आपने मेरे लिए किया? तो क्या अपने इस बेटे के लिए किया जो रोज अपने गंदे जूते लेकर घर में घुस जाता है? गौरी जी ने ऋतिक की ओर उंगली से इशारा किया फिर मौनी के गाल को छूते हुए बोली, हमने ये सब सिर्फ अपनी बहू के लिए किया है। आजकल ये क्या कहते हैं अम्मम वो हाँ ट्रेंड है न? तुम्हें पसंद आया न बेटा? मौनी की खुशी उसके चेहरे की चमक जाहिर कर रही थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहुत ज्यादा। गौरी जी हंसते हुए बोली, वैसे ही हमें तुम्हारा इस घर में आना बहुत ज्यादा पसंद आया। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे वो क्या कहते हैं। ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही मौनी ने झट से कहा, सरप्राइजेस। गौरी जी उसकी बलाइयां लेते हुए बोला, वाह तुम समझ गई। हाँ वही। चलो हम तुम्हें बाकी के सरप्राइज देते हैं। हाँ चलिए। मौनी ने खुशी खुशी उनके साथ चली गई। ऋतिक बस खड़ा उन्हें जाता देखता रह गया। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मुझे सिर्फ यूज किया गया है ताकि ये दोनों मिल सकें। अब मेरा काम खत्म। अफसोस से सोचते हुए उसने नीचे देखा और मुश्किल से बचते हुए अंदर आ गया। गौरी जी मौनी को रूम में लेकर आईं। उन्होंने बस उससे 5 मिनट बात की। उन्हें ख्याल था आज मौनी और ऋतिक के लिए ये वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। वो सोफे से उठी, देखो बेटा अगर तुम्हें आधी रात को भी भूख लगे तो तुम बिना झिझक किचन में जाकर कुछ भी खा सकती हो। जरा भी ऐसा मत सोचना कि अभी ही तुम यहाँ आई हो, मैं क्या सोचूंगी।
मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचूंगी। अब से इस घर पर तुम्हारा भी बराबर हक है। मौनी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी। आखिर में उसका कंधा थपथपाकर गौरी जी रूम से बाहर चली गईं। मौनी जल्दी से सोफे से उठी। उसने एक नज़र पूरे रूम पर डाली। कमरा बेहतरीन तरीके से सजा हुआ था। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मी टू। ऋतिक जस्ट कमरे में आया ही था। उसे देखते ही मौनी खुश होने की जगह गुस्से से उसके पास आई। आप अभी क्यों आए? बाहर जाइए। बाहर? वो हैरान था। हाँ, जब मैं कहूं तब आना। उसने जबरदस्ती ऋतिक को रूम से बाहर निकाल दिया। मौनी जी, सुनिए। मौनी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो जल्दी से जाकर फूलों से सजे बिस्तर पर घूंघट निकालकर ब्राइडल पोजीशन में बैठ गई। उसने अपना मुंह खोला। नहीं, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। आई एम ब्राइड। उसने अपना गला साफ किया और फिर बेहद मीठी सी आवाज में बोली, अंदर आ जाइए प्लीज। ऋतिक ने डोर खोला। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन थी। वो बेड पर बैठी मौनी को देखते हुए बोला, पक्का अंदर आ जाऊं? फिर से बाहर तो नहीं निकलेंगी ना? उसकी बात सुनकर घूंघट के अंदर मौनी का चेहरा चिढ़ से भर गया। वो अपनी असली आवाज में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। जल्दी से इधर आइए। ऋतिक मुस्कुराने लगा। है शभी, आपकी इतनी स्वीट आवाज सुनकर मुझे लगा कि कहीं मेरी वाइफ की जगह कोई और तो नहीं आ गई। वो चलते हुए बेड के करीब आया तो मौनी अपना घूंघट ऊपर करते हुए बोली, वेरी फनी। इतना कहकर एक बार फिर से उसने अपना चेहरा ढक लिया। आपने अपना चेहरा फिर क्यों ढका? वो उसके सामने बैठते हुए बोला तो मौनी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, इडियट, ताकि आप इसे उठा सकें। अब जल्दी से उठाइए। ऋतिक ने उसका घूंघट उठाया तो मौनी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, अब मेरी मुंह दिखाई दीजिए। ऋतिक उसे देखते हुए बोला, मुंह दिखाई किस लिए? मैं तो आपको 7 साल से देखता आ रहा हूं। उसकी बात से मौनी उसके ऊपर चढ़ गई। मुंह दिखाई नहीं लाए तो खुद क्यों मुंह उठाकर आ गए? अब दोबारा बाहर जाइए। ऋतिक ने उसकी कमर पकड़ी और उसके चेहरे को प्यार से देखता हुआ बोला, मुंह दिखाई देकर जाऊं या उसे भी साथ लेकर जाऊं? मतलब आप लाए हैं? 7 साल से आपको देखता हुआ आ रहा हूं, आपकी हर फितरत से वाकिफ हूं। तो लाइए ना। ऋतिक ने एक हाथ से उसे होल्ड किया और दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर उसने मौनी के हाथ में रख दिया। मौनी ने एक नज़र उस बॉक्स को देखा, फिर उसे बेड के एक तरफ फेंक कर दोबारा ऋतिक के ऊपर चढ़ते हुए बोली, इसे मैं कल अनबॉक्स करूंगी, आज मेरा आपको अंडरस्कोर। ऋतिक ने उसे बीच में रोक दिया। मौनी जी। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। मौनी मुस्कुराई। 7 साल से जानते हैं, फिर तो ये भी मालूम होगा न मैं कितनी बेशर्म हूं। वो ऋतिक के होंठों पर झुक गईं। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। ऋतिक उसे लेकर बेड पर लेट गया। अगले ही पल उसने मौनी को पलटा और उसके ऊपर आते हुए बोला, आज मैंने कोई बहाना सोचा भी नहीं है। कीर्ति गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही थी। वो प्रेग्नेंट थी इसलिए कुछ थक गई थी। इस वक्त वो रूम में अकेली थी। डोर खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंख खोल दी। वो सीधी बैठ गईं। तुम? आप शायद मुझे नहीं जानती, मैं सुहानी हूं। सुहानी उसके पास आई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने ट्रे ध्यान से कीर्ति के सामने रख दिया। ओह सुहानी, एक्चुअली मैं तुम्हें जानती हूं। वाव ग्रेट। सुहानी उसके सामने बैठ गईं। आप खाना खा लीजिए, आप काफी थक गई होंगी ना। कीर्ति ने एक नज़र ट्रे को देखा। खाने से पहले वो सुहानी को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है अब इत्ती कैसी है? ये सवाल उसने जेन्युइनली पूछा था। उस वक्त भले उसे इत्ती पर गुस्सा आ रहा था, बट अब थोड़ा सोचने के बाद उसे एहसास हुआ, साथ ही इत्ती की फिक्र भी। जो भी था वो उसकी बहन थी। वो अपने रूम में है, मैं उसके रूम में नहीं जा सकती वरना वो फिर मुझे अपने रूम से बाहर निकाल देगी। सुहानी ने जल्दी से कहा और चुप हो गई। कीर्ति ने एक बाइट उठाया ही था कि इसका हाथ बीच में रुक गया।
वो सुहानी जो देखने लगी तो सुहानी जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोली, आई डोंट मीन दैट, एक्चुअली अंडरस्कोर। उसने उस दिन की बात बताई तो कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, ओह, वो अपनी चीजों को लेकर बचपन से पॉजेसिव हैं। सुहानी चुप हो गई। कीर्ति ने थोड़ा बहुत खाया। अमीर लोग कितनी ओपन माइंडेड होते हैं। आपको पता है, हमारे चौल में अगर एक रिश्तेदार शादी में न आए तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। कीर्ति के हाथ रुक गए। उसने सुहानी को देखा, तुम मुझे मेरी ही बहन के खिलाफ भड़का रही हो? सुहानी सकपकासी गई, नहीं, मैं बस ऐसे ही। रिलैक्स, मैं भी मजाक कर रही हूं। कुछ देर बाद सुहानी ने कीर्ति को आकाश के रूम में छोड़ दिया। अकेले खिड़की के पास खड़ी कीर्ति कुछ सोच रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया। आकाश, आप ठीक फील कर रही हैं न? आर यू टायर्ड? उसने कीर्ति के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए पूछा। अ लिटिल बिट। अगले ही पल आकाश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कीर्ति ने जल्दी से उसकी कॉलर पकड़ ली, उसे डर था वो गिर न जाए। आकाश, व्हाट आर यू डूइंग? आकाश ने ध्यान से उसे बेड पर लेटाया। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट माई वाइफ। बेड पर बैठकर उसने कीर्ति के पैरों को अपनी गोद में रख लिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कीर्ति ने देखा वो धीरे धीरे उसके पैर दबा रहा था। ये मेरा फर्ज है। मेरे पैर दबाना तुम्हारा फर्ज है। कीर्ति उसे देखते हुए धीरे से हंसी तो आकाश मुस्कुराते हुए बोला, आपकी केयर करना मेरा फर्ज है। आई सी। कल आपको एक इवेंट में जाना है न? आकाश के अचानक सवाल पर कीर्ति उठकर बैठ गई। उसने अपने पैर पीछे खींचे। तुम्हें कैसे पता? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कल आप क्या पहनने वाली हैं। आकाश, कल मैं नहीं जाने वाली, आज हमारी शादी हुई फिर। आकाश उसके करीब आया। सो व्हाट? मैं जानता हूं कल का इवेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपके कैरियर के लिए भी। कीर्ति परेशान होते हुए बोली, सब क्या सोचेंगे? सबका मुझे नहीं पता, बट मैं ये सोचूंगा कि मेरी वाइफ कितनी टैलेंटेड है। मजाक मत करो, कल मैं नहीं जाने वाली। वैसे भी मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन मैंने तो उन्हें ज़बान दी है कि मेरी वाइफ अवार्ड लेने जरूर आएगी। आकाश ने बेड साइड ड्रॉर से एक एनवेलप निकाल उसे कीर्ति की ओर बढ़ा दिया। कीर्ति ने जल्दी से खोला तो उसमें उस इवेंट का इनविटेशन था। वो नम आंखों से आकाश को देखने लगी। आकाश जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोला, डोंट क्राई। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर मॉम रोती है तो बेबी भी रोता है। कीर्ति जल्दी से उसके गले लग गई। आई लव यू। आई लव यू मॉम। मुझे पता है, अभी भी आप सोच रही होंगी कि सब क्या कहेंगे। सो डोंट थिंक सो मच अबाउट दैट, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस मेरे बारे में सोचिए। कीर्ति उसे दूर हुई। वो कुछ शर्माते हुए बोली, आई एम प्रेग्नेंट। आकाश उसके चेहरे पर झुका। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। आप क्या सोच रही हैं? मैंने तो बस कहा मेरे बारे में सोचिए, न कि मेरे साथ वो सब सोचिए। शट अप आकाश। इत्ती आहार्य के हाथ पर सर रखे लेटी थी, उसकी आंखें बंद थी। आहार्य ने सर नीचे कर उसे देखा। वो जानता था वो सोई नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में अब भी वही सब घूम रहा है। उसने आहार्य से ज्यादा बात नहीं की थी, कि भी तो सिर्फ मानव से रिलेटेड। आहार्य काम था, लेकिन अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। इत्ती तो सो गई, लेकिन उसने आहार्य की नींद जरूर उड़ा दी थी। आहार्य ने धीरे से इत्ती को खुद से दूर किया और रूम से बाहर चला गया। वो पैलेस से बाहर जाने ही वाला था कि खामोशी में किसी की आवाज आई। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? उसने पलटकर राणा सिंह जी को घूरते हुए जवाब दिया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके लहजे पर राणा सिंह जी नाराजगी से बोले, आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और आपको ऐसा क्यों लगता है? उसका लहजा अभी भी गर्म था, गुस्सा तो उसे पहले से आ रहा था। उसका बिहेवियर देख राणा सिंह जी ने खुद को थोड़ा नर्म करना बेहतर समझा। हमें आपसे कुछ पूछना है।
आहार्य उन्हें देखता रहा तो वो इधर उधर देखते हुए बोले, यहाँ नहीं, हमारे स्टडी में बात करते हैं। राणा सिंह जी के स्टडी में वो दोनों अपने सामने बैठे थे। राणा सिंह जी कुछ नर्वस थे। आहार्य ने उनके पीछे की दीवार पर लगी वॉक क्लॉक में टाइम देखा, फिर उन्हें, थैंक्स फॉर वेस्टिंग माई टाइम, आई शुड लीव नाउ। वो जैसे ही उठा, राणा सिंह जी ने आखिर कहा, हमें पता चला है कि आप मोहिनी को ढूंढ रहे हैं। आहार्य ने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल सही पता चला है। वो फिर सोफे पर लीन होकर बैठ गया। क्यों? उनकी बुरी आवाज कुछ बेचैन थी। ताकि मैं उसे उसकी पिछली और अभी की गई हरकत के लिए बद से बदतर मौत दे सकूं। अभी भी उसका लहजा सदा था। उसकी ये बात सुनकर राणा सिंह जी गुस्से से बोले, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भूलो मत, आज जिस पावर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो हमारी दी हुई है। तुम जिस मुकाम पर हो वो हमारी देन है। उनके लहजे में आहार्य की इंसल्ट थी। आहार्य उनके असली चेहरे को देख रहा था जिससे वो वाकिफ था। वो नीचे सर झुकाते हुए धीरे से हंसा, हम वही पावर जिसे देकर तुम सबकी नजरों में महान बन गए। वही पावर न जिससे तुमने मुझे बांध दिया है। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा आगे झुककर उन्हें डिस्गस्ट नजरों से देखते हुए आगे बोला, तुमने मुझे ये पावर दिया ताकि तुम अपनी उस घटिया बेटी को मेरे कहर से बचा सको, मुझ पर नजर रख सको। कुछ एक मिनट वहां खामोशी रही। राणा सिंह जी बेशर्मी से बोले, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया। तुम खुद को देखो, तुम क्या अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करते? हर आदमी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, मैंने भी किया। आहार्य ने टेबल पर लात मारी। अगले ही पल वो सोफे से उठकर राणा सिंह जी के पास आया। उसने बिना लिहाज किए उनकी कॉलर पकड़ ली। उन पर झुका हुआ वो गुस्से से बोला, बार बार उसे बीच में लाने की हिम्मत मत करना। राणा सिंह जी ने उसके हाथ देखे जो उनकी गिरेबान पर थे, फिर उसके तिलमिलाते चेहरे को देखकर हंसने लगे। तुम्हें तो जिंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें वो मिल गई। तुम उसे चाहते नहीं थे। मेरी ही वजह से तुम्हें तुम्हारी चाहत मिली, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि भवानी अपनी पोती की शादी तुमसे करता। आहार्य ने उनका कॉलर छोड़ दिया और तेज कदमों के साथ स्टडी से बाहर चला गया। भवानी सिंह जी ने खुले दरवाजे को देखा और घमंडी लहजे से बोले, तुम्हें मैंने अपना सब कुछ दिया, इसे लोग मेरी बेवकूफ़ी कहते हैं। सिर्फ मैं ही जानता हूं मेरी ये बेवकूफ़ी तुम्हारे लिए ट्रैप है। सिरोही। शिवाय। आपको पता चला कि क्या हुआ था? मानव और इत्ती। उसकी बात सुनकर शिवाय ने आंख खोली और प्रेगती का टेंसेड चेहरा देखा। उसने प्रेगती को सब बता दिया था। वो कभी उससे कुछ नहीं छुपाता था। शिवाय ने उसका सर अपने सीने पर रखा। प्रेगती जवाब के इंतजार में उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। अभी कुछ नहीं पता चला। उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और मानव? वो कोमा में है। प्रेगती ने चैन की सांस ली। ही इज अलाइव बट इट्टी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मुझे भी। तुम उसे जानती हो न, वो छोटी से छोटी बात को लेकर हफ्तों सोचती रहती है। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा तो वो बात कभी उसके दिमाग से नहीं निकलेगी। प्रेगती उठकर बैठ गई। शिवाय प्लीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। सिचुएशन कुछ और है। मानव ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या पता हमारे पागल बहनोई से उसे धक्का दिया हो। शिवाय ने प्रेगती को वापस लेटा दिया। शिवाय प्लीज, प्रेगती उस पर चिल्लाते हुए बोली। वैसे तो वो जानती थी शिवाय ने उसका मूड डाइवर्ट करने के लिए ये बात कही थी। बात ही कुछ ऐसी थी, इत्ती से मिलकर ही उसे सुकून आता। और कितना गिरेंगे आप? राणा सिंह जी ने डोर को देखा तो तेजस्वी सिंह घिन से उन्हें देख रही थी। चुपके से किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी सिंह गुस्से से उनके पास आईं। अच्छी बुरी बातों की समझ हमें मत दीजिए, इसकी जरूरत आपको है। अपनी हद में रहिए। राणा सिंह जी का मेल ईगो हर्ट हो गया। हद? तेजस्वी सिंह जी तंज किया। हद की बात वो कर रहा है जिसने अपनी हदें कब की पार कर दी। पहले आपकी बेटी ने उसे अनाथ किया, उसे सजा देने के बजाय या उस बच्चे को कंपनसेट करने के बजाय
आपने उसे ट्रैप किया, उसे इस अंपायर जा मालिक बनाकर, ताकि जब वो आपके खिलाफ जाए तो आप उसे फंसा सकें। उन्होंने गुस्से से गहरी सांस ली। आपकी हद यही नहीं रुकी। आपने उस लड़की को ढूंढा जिससे वो प्यार करता था, ये जानते हुए कि वो कभी भी उस लड़की को अपनी लाइफ में लाकर उसे इस दलदल में नहीं घसीटना चाहता था। अगर उसे इत्ती को ढूंढना होता तो वो पहले ही ढूंढ लेता। वो एक कदम आगे आए। उसे फिर से देखने के बाद वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया और आ गई उसकी जिंदगी में एक कमजोरी। इसी के साथ आपका मकसद पूरा हो गया। राणा सिंह जी सोफे से उठे और ताली बजाते हुए बोले, माना हम घाटियां हैं, लेकिन आप भी कुछ अच्छी नहीं हैं। एक बहुत बुरी माँ है आप, जिसे अपनी बेटी की जान से ज्यादा एक अनजान की फिक्र है। हम में इंसानियत है जो आप और आपकी बेटी में नहीं है। राणा सिंह जी गुस्से से सोफे से उठे और उनका बाजू कस कर पकड़ते हुए बोले, अपनी हद में रहिए। उनकी आंखों में घूरते हुए तेजस्वी जी ने उनका हाथ अपनी बाजू से हटा दिया। पछताएंगे आप, इतना कहकर वो एक पल वहां नहीं रुकी। आहार्य बाहर जाने की जगह वापस रूम में आ गया था। वो बेड पर अपनी आंखों पर बाजू रखे लेटा था। उसके दिमाग में भवानी सिंह जी की कहीं बात घूम रही थी। मेरी ही वजह से तुम्हें तुम्हारी चाहत मिली, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि भवानी अपनी पोती की शादी तुमसे करता। उसे कभी किसी की बातें इस कदर बॉदर नहीं करती थी, लेकिन ये बात भी तो उससे रिलेटेड थी। आहार्य ने करवट ली और अपने पास सो रही इत्ती को देखने लगा। पहले मानव, अब भवानी सिंह। उसके अंदर बेचैनी, इनसिक्योरिटी का सैलाब उमड़ रहा था। वो आगे बढ़ा और इत्ती को किस करने लगा। वो बहुत ही वाइल्डली उसे किस कर रहा था। इत्ती, जो हल्की नींद में थी, उसकी आंखें खुल गईं। आज मौनी और ऋतिक का रिसेप्शन था और अगले दिन आकाश और कीर्ति का। दिन के वक्त इत्ती बेड पर बैठी प्रेगती से बात कर रही थी। आहार्य रूम में आया, उसके हाथ में दूध का ग्लास था। आहार्य उसके पास आया और उसके माथे को छुआ। उसे एहसास हुआ कि इत्ती का फीवर अभी भी उतरा नहीं था। ओक भाभी सा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इत्ती ने कॉल रख दिया। आहार्य उसके सामने बैठा, वो कुछ कहता उससे पहले ही इत्ती कुछ खुशी से बोली, आपको पता है मानव। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आहार्य ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से जमीन पर फेंक दिया। ग्लास एक आवाज के साथ टूट गया और दूध और कांच हर ओर फैल गया। मानव, 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 शट अप अंडरस्कोर। आहार्य जोर से चिल्लाया तो इत्ती ग्लास से नजरें हटाकर हैरानी से उसे देखने लगीं। मानव, 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 शट अप अंडरस्कोर। आहार्य जोर से चिल्लाया तो इत्ती ग्लास से नजरें हटाकर हैरानी से उसे देखने लगीं। इत्ती ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो आहार्य गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोला, अब प्लीज कोई जस्टिफिकेशन देने के मकसद से फिर उसका नाम मत लेना मुझसे अब, और ये टॉलरेट नहीं होगा। आहार्य ने अपने सर को सहलाया। इस वक्त वो बेहद गुस्से में था। कल से वो हमारे बीच में है। तुमने मुझसे जो थोड़ी बहुत बातें की, बस उससे रिलेटेड। न कल से तुमने मुझसे ठीक से बात की है, न मेरी ओर ठीक से देखा है। तुम्हें एहसास भी है इस चीज का? उसे देखते हुए इत्ती का गला कुछ तंग हो गया था। वो कभी भी रो पड़ती। आपको मैंने बताया था न कल, उसने। आहार्य की आवाज गुस्से से कुछ धीमी हो गई। वो इत्ती पर झुकते हुए बोला, हाँ, उसने ये जो किया तुम्हारी वजह से किया, बट अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्लियर दिस, उसने जो किया वो ठीक था। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कुछ गलत नहीं है, बस उसका तरीका गलत था। इसके बदले में वो मरना डिजर्व नहीं करता ना। इत्ती ने अपना पर्सपेक्टिव रखा। बहुत मुश्किल से वो अपने आंसू रोक रही थी। आहार्य का इस कदर चिल्लाना उसे बहुत हर्ट कर रहा था। उसकी बात सुनकर आहार्य उसके चेहरे को खामोशी से देखने लगा। अगले ही पल वो इत्ती से दूर हो गया। ग्रेट, बहुत बुरा लग रहा है मेरी बीवी को उसके लिए। फिर तो बहुत रिग्रेट हो रहा होगा तुम्हें मुझसे शादी करने का। हाँ। उसकी इस बात पर इत्ती खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई और रोते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप, सोच समझकर तो बोलिए। आहार्य उसे देखते हुए तल्खी से बोला, तुमने बोला सोच समझकर, एंड प्लीज यार मुझ पर मेहरबानी करो, ये रोना बंद करो।
अच्छा, और आपने मुझ पर जो इतना घटिया इल्जाम लगाया है। उसकी बुखार से तप रही लाल आंखें कुछ और लाल हो गई। इसमें कुछ नया नहीं है, जो तुमने मेरी बातों का कुछ गलत ही मतलब निकाला है। स्टिल, मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। एक बार तुम अपने कल से लेकर आज तक के बिहेवियर के बारे में सोचो, या मुझ पर एहसास करके आज मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचो। कल आपने हम दोनों को रूम में अकेले देखा, इसलिए आपका मूड खराब। चुप। आहार्य उसके पास आया और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, शट अप। इससे भी बकवास तुम कुछ सोच सकती हो। हाँ, तुम्हें पता है जब तुम नहीं मिल रही थी मैं कितना पागल हो गया था। जब मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मुझे कितना सुकून आया कि तुम ठीक हो। जब मैंने तुम्हें रोता सुना तो मैं कितना परेशान हो गया था कि उसने कहीं तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। इस बीच एक बार भी मेरे दिमाग में ये घटिया ख्याल नहीं आया, न बाद में। उसे एहसास नहीं था उसने इत्ती का हाथ किस कदर कर पकड़ा था। अगले ही पल उसने उसका हाथ झटक दिया। इतनी मुश्किल से हमारे बीच सब ठीक हुआ है। मैं नहीं चाहता हम दोनों को फिर से सफर करना पड़े। उसने अपने पॉकेट से मेडिसिन का पैकेट निकाला जो वो इत्ती के लिए लाया था। पैकेट को उसके सामने बेड पर फेंक कर वो वहां से जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? इत्ती ने रोते थोड़ी तेज आवाज में उसे पुकारा तो आहार्य ने बीच में रुक कर बिना पलटे जवाब दिया, क्योंकि मैं फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब प्लीज तुम ये ओवरथिंक मत करने लगना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। आना वापस यही है, मुझे मजबूर हूं, दिल के हाथों। ये बात उसने अपने मन में कही और चला गया। इतने गुस्से में भी उसे इत्ती की ओवरथिंकिंग का ख्याल था। इत्ती ने डोर की तरफ देखा। मजबूर हूं मतलब मेरे पास आना मजबूरी है। इत्ती ने अपनी आंखों को रगड़ा। उसकी आंखें बुखार और रोने से बहुत जल रही थी। उसकी नजर मेडिसिन पर गई, जिसे उठकर उसने एक तरफ फेंक दिया। नहीं लेनी मुझे कोई मेडिसिन, भले ही मैं फीवर से मर क्यों न जाऊं। इस बार तो मैंने कोई लड़ाई भी नहीं की, फिर भी इतना सब सुनाकर चले गए। मेरा पॉइंट ऑफ भी तो समझो, मुझे कोई माँ। वो मानव का नाम लेते लेते रुक गई। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। कौन इंसान चाहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान जाए। मैं बस बता रही थी कि वो ठीक है। बस सुन लेते बात खत्म हो जाती। खुद से कहते हुए वो लेट गई। उसे बहुत ठंड लग रही थी, शायद फीवर की वजह से, लेकिन जिद में उसने मेडिसिन नहीं ली। करीब 10 मिनट बाद उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ तो उसने ब्लैंकेट से बगैर सर बाहर निकाले तेज आवाज में कहा, कम। अगले ही पल डोर धीरे से खुला और एक सर्वेंट अंदर आई। बहुत ही खामोशी से उसने फर्श पर पड़ा कांच साफ किया, फिर एसी का टेम्परेचर हाई कर दिया, जैसा कि उसे कहा गया था। इत्ती को कुछ एहसास हुआ तो उसने ब्लैंकेट से सर निकालकर उसे घूरते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? सर्वेंट कुछ हड़बड़ा गई। मैम, मैं ये ग्लास के टुकड़े क्लीन करने आई थी। मैंने देखा आप कांप रही हैं, बस इसलिए मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया, उसने झूठ कहा। मैम, आपको फीवर है? इत्ती उसे देखते हुए उठकर बैठ गईं। तुम्हें कैसे पता? वो आगे कुछ समझती इससे पहले ही सर्वेंट जल्दी से बोली, मैम आपका फेस कितना रेड हो रहा है, और आइज भी तो मैंने जस्ट गैस किया। वही जानती थी इत्ती से बात करते हुए वो कितना डर रही थी, क्योंकि इत्ती के शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर से हर कोई वाकिफ था। अगर उसे ये करने का ऑर्डर न होता तो वो कभी इत्ती से बात न करती। हाँ, वो थोड़ा सा, इत्ती को एहसास हुआ उसका अब गला भी बैठ गया था। मैम, मैं आपके लिए सूप और मेडिसिन लेकर आऊं? नो थैंक्स, तुम जाओ। मैम, आज रिसेप्शन है, अगर फीवर बढ़ गया तो आप कैसे जा पाएंगी? मुझे भी वायरल हुआ था, मैंने काम की वजह से मेडिसिन स्किप की तो मुझे ठीक होने में 1 महीना लग गया। फिर इत्ती कुछ पल उसे घूरने लगी, जिससे वो सर्वेंट कुछ हड़बड़ा गई। आई एम सॉरी मैम। नो, तुम सूप ले आओ, मेडिसिन मेरे पास है। ओके, थैंक यू मैम, आप कितनी अच्छी हैं। सर्वेंट को लगा उसने कोई मुश्किल मिशन पूरा कर लिया हो। इत्ती का बार बार शुक्रिया अदा कर वो वहां से चली गईं। ये मुझसे थैंक यू क्यों कह रही हैं? अजीब है। तुम अब प्लीज रोना बंद करो, उठो। तुम्हें रेडी नहीं होना? मोनी के रिसेप्शन में नहीं जाना? इत्ती जो प्रेगती के गोद में सर रखे लेटी थी वो उठकर बैठ गईं।
शाम हो गई थी बट आहार्य अब तक नहीं आया था। जाना है बट मन नहीं कर रहा। मन कैसे करेगा? अभी फीवर उतरा नहीं है तुम्हारा, चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है। अपनी नहीं तो अपने अपनों की फिक्र कर लिया करो। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। शाम हो गई बट वो अब तक नहीं आए। परवाह होती तो आते न। इतनी उदासी से घड़ी की ओर देखते हुए बोली। गलती तुम्हारी भी थी न। हाँ तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूं ना, बट उन्होंने क्या किया? बस चलें गए और अब तक नहीं लौटे, बात क्लियर करने का मौका तो देते। अच्छा जाओ रेडी हो जाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। इतनी वॉशरूम में गई तो प्रेक्ति ने शिवाय को कॉल किया। हाँ वो ठीक है, बस थोड़ी सैड है। दूसरी ओर से शिवाय ने कुछ कहा तो प्रेक्ति फोन को घूरने लगी। उसने दोबारा फोन अपने कान पर लगाया। तुम अपना बकवास आइडिया अपने पास रखो, मैं सब संभाल लूंगी। बाय। ऋतिक ने अपने रिसेप्शन के लिए जयपुर का सबसे खूबसूरत होटल बुक किया था। रिसेप्शन में कई हाई ऑफिशियल लोग भी शामिल थे। जाहिर था ऋतिक आहार्य का असिस्टेंट था, उसका इन्फ्लुएंस भी हाई सोसाइटी में काफी हाई था। इस वक्त वो मौनी के साथ स्टेज पर खड़ा था। दोनों के चेहरे बता रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ पाकर कितना खुश थे। मौनी जी आपकी मैम से बात हुई? ऋतिक ने धीरे से उसके कान में पूछा। मौनी सबसे नजरें बचाकर उसके पेट पर अपनी कोहनी से मारते हुए बोली, सीधा कहिए न, आपका अपने बॉस के बिना दिल नहीं लगता। भाभी सा सही कहती हैं, आप दोनों का जरूर कुछ चक्कर है। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने उसे बेबसी से देखा जो सामने देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था, आई वॉज जस्ट आस्किंग, क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं सिवाय उन दोनों के। एंड आई वॉज जस्ट जोकिंग। मौनी उसे देखकर धीरे से हंसते हुए बोली। उसने आगे कहा, अभी मैंने भाभी सा को कॉल किया था, वो बस आने वाली हैं। इतना कहकर वो फिर सामने की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगीं। इत्ती वहां प्रेक्ति के साथ आई। वो इधर उधर देख रही थी इस उम्मीद से कि उसे कहीं आहार्य दिख जाए। चलो मौनी और ऋतिक से मिलकर आते हैं। प्रेक्ति उसका ध्यान अपनी ओर करते हुए बोली। आप जाइए, मैं अभी आ रही हूं। ओके जल्दी आना और यहीं रहना, कहीं मत जाना। प्रेक्ति इतना कहकर चली गई, लेकिन उसकी बात इत्ती को जरूर इरिटेट कर गई थी। वो कोई बच्ची नहीं थी जो हर कोई उसे यही हिदायत देता था। उसके वहां आने के बस 2 मिनट बाद ही आहार्य वहां आया। इत्ती ने दूर से ही एंट्रेंस पर उसे देख लिया था। उसे देखते ही इत्ती चेहरे पर स्माइल आ गई। आहार्य जब उसके नजदीक पहुंचा, इत्ती यूजर कुछ कहने ही वाली थी। उसी वक्त आहार्य उसके बगल से होकर गुजर गया और इत्ती के पीछे खड़े 2 आदमियों में से एक को देखते हुए बोला, हेलो मिस्टर मेहरा। इत्ती जल्दी से पलटी और आहार्य की पीठ को हैरानी से देखने लगीं। आहार्य ने उसे इग्नोर किया। वो ऐसा कैसे कर सकता था? मिस्टर मेहरा जो खुद हैरान थे। हैरानी जाहिर थी, आखिर आहार्य ने आगे से आकर उनसे बात जो की थी। वो बेहद खुशी से उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, हेलो मिस्टर सिंह, आई कांट बिलीव आपने आगे से मुझसे बात की। आहार्य ने अपने उसी ठंडे रवैये के हाथ उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आप डिजर्व करते हैं। मिस्टर मेहरा उसकी बात समझ नहीं पाए, फिर भी वो हंसते हुए बोले, थैंक यू मिस्टर सिंह। लेकिन आहार्य के पीछे खड़ी इत्ती बेशक उसकी कही बात समझ गई थी। उसने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, क्या मतलब है इनका? मैं इनसे बात करना डिजर्व नहीं करती? ऋतिक ने जब आहार्य को देखा तो वो खुद उसके पास आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आहार्य ने उसे देखते ही कहा। तब तक प्रेक्ति भी इत्ती के पास आ गई थी। उसने आहार्य को देखा, फिर इत्ती को देखते हुए बोली, चलो तुम्हें मौनी से नहीं मिलना? वो तुम्हें बुला रही है। ऋतिक भी आहार्य से स्टेज पर चलने के लिए कह रहा था। आहार्य कुछ जवाब देता उससे पहले ही इत्ती प्रेक्ति को देखते हुए बोली, मैं बाद में जाऊंगी, अभी वहां काफी नेगेटिविटी है। इतना कहकर वो वहां से प्रेक्ति को खींचते हुए ले गई। आहार्य पलटकर जाती हुए इत्ती को घूरने लगा। उसके मन में सोचा, अच्छा तो अब मेरे होने से मैडम को नेगेटिविटी फील होती है। शायद बुखार दिमाग पर चढ़ चुका है। ऋतिक ने भी इत्ती की बात सुन ली थी। बॉस मैम आपसे गुस्सा है।
उसकी बात पर आहार्य उसकी ओर मुड़ा और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें शायद कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है मेरे रिलेशनशिप में? बेहतर है तुम अब अपने रिलेशन पर ध्यान दो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मेरा रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बोलते हुए वो पीछे पलटा तो उसे स्टेज पर से मौनी की घूरती नजरें फील हुई। अगली बात वो निगल गया, शायद अभी इतना भी नहीं है। उसने मौनी को इशारा किया कि वो उसके पास आ रहा है, तब जाकर मौनी ने उसे घूरना बंद किया। इत्ती एक कोने में आकर रुक गई। उसने प्रेगती का हाथ छोड़ा और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर प्रेगती ने उससे पूछा, अभी तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? जवाब देने से पहले इत्ती ने अपनी नाक को रब किया। जुकाम से उसे सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी। वो अपने बैठ चुके गले के साथ बोली, उन्होंने पता है क्या कहा कि मैं डिजर्व नहीं करती? क्या डिजर्व नहीं करती? उसने बात करना डिजर्व नहीं करती। आहार्य की बात सोचकर उसे एक बार फिर गुस्सा आने लगा। तुम बात करके सॉल्व कर। इत्ती ने उसकी बात बीच में काट दी। बात? हा, मैं अब उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, खुद भी आए तब भी नहीं करूंगी। समझते क्या है खुद को? मुझे इग्नोर करेंगे, भाड़ में जाए अपनी इग्नोरेंस लेकर। प्रेगती ने उसकी बात पर अपना सर पीट लिया। तुम और तुम्हारे मूड स्विंग्स। एक वेटर वहां से गुजरा तो इत्ती ने उसे रोक दिया और उसके हाथ से ड्रिंक उठाकर उसे एक सांस में पीने लगी, लेकिन बीच में ही रुक गईं। याक! ये क्या है कड़वा सा? उसका पूरा मुंह कड़वा हो चुका था। कहीं ये वाइन तो नहीं? वेटर प्रेगती को बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला, नो मैम, ये डवाइन नहीं काढ़ा है। एक ही वक्त पर प्रेगती एट इत्ती के मुंह से निकला, व्हाट? इत्ती अपनी ड्रिंक को अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली, पार्टी में काढ़ा सर्व करना ये कोई न्यू ट्रेंड है? नो मैन, ये स्पेशली आपके लिए है। इत्ती हैरानी से उसे देखने लगी तो वेटर एक और इशारा करते हुए बोला, उन सर ने आपको ये सर्वे करने के लिए कहा। प्रेगती और इत्ती ने उस ओर देखा जहां वेटर ने इशारा किया था, तो उन्हें आहार्य का हल्का सा साइड फेस दिखा जो किसी से बात कर रहा था। इत्ती ने उससे नजरें हटाई और ग्लास को वापस ट्रे में रखते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे ये। वेटर वहां से चला गया तो प्रेगती मुस्कुराते हुए बोली, देखो उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। इत्ती ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्रेगती उसे लेकर फूड सेक्शन में आई और एक टेबल पर बैठ गईं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी और वेटर टेबल पर डिशेज सर्व कर रहे थे। बात करते हुए इत्ती की नज़र अचानक अपने सामने टेबल पर गई तो वो जल्दी से वेटर को रोकते हुए बोली, ये सब क्या है? वेटर ने पॉलिटली उसे जवाब दिया, मैम, ये सारी डिशेज काफी हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस हैं। इत्ती परेशान होते हुए बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है, बट आप ये क्यों सर्व कर रहे हो? क्या मेन्यू में ये बीमारों वाला खाना है? नो मैम, वेन्यू में तो हर स्टाइल का फूड है, बट ये स्पेशली आपके लिए है। वेटर ने उसी तरह कामली जवाब दिया। इत्ती को अब आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वो परेशानी से बोली, आप ये सब ले जाइए। इतना कहकर वो उठ गईं। प्रेगती उसके साथ चलते हुए बोली, अरे तुम अपनी हेल्थी डाइट को ऐसे ही क्यों छोड़ आए? भाभी सा, प्लीज अब आप मेरा मजाक मत बनाइए। इत्ती चिढ़ते हुए बोली। उसने मन ही मन सोचा, इस इंसान को मुझे इग्नोर भी करना है और परेशान भी करना है, हद है। आहार्य इस वक्त अकेले खड़ा था, तभी शिवाय उसके बाजू में आकर खड़ा हो गया। उसने सामने देखते हुए अपनी हाथ में पकड़ी ड्रिंक का सिप लिया, फिर बोला, तुम मेरी बहन को इग्नोर कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आहार्य ने एक नापसंद नज़र उस पर डाली। क्या ये वही नहीं था जो ये शिकायत करते नहीं थकता था कि तुम मेरी बहन को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आहार्य ने दोबारा अपनी नजरें सामने की ओर कर ली। शिवाय ने जब उसका कोई जवाब नहीं सुना तो आगे बोला, वो कितनी दुखी होगी। अच्छा, देखकर तो नहीं लगता। इतना बोलकर आहार्य ने स्टेज की ओर देखा, फिर वो भी उसी ओर चला गया।
शिवाय की नज़र स्टेज पर गई तो उसे आहार्य की बात का मतलब समझ आया। स्टेज पर इत्ती मौनी के साथ हंसकर बात कर रही थी। आहार्य स्टेज पर आया और मौनी के पास खड़ी इत्ती को देखते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस भाई सा, मैं यहाँ हूँ। मौनी ने हाथ से वेव किया तो आहार्य ने उसे देखकर सर हिला दिया। भाभी सा, चलिए फोटोज लेते हैं। इत्ती ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। इस बीच उसने एक नज़र भी आहार्य पर नहीं डाली थी। चारों एक साथ खड़े हो गए। आहार्य जाहिर था इत्ती के पास आया तो इत्ती जल्दी से मौनी और ऋतिक के बीच आ गई। अब आहार्य मौनी के साइड खड़ा था। ये ठीक है। फोटोग्राफर ने उनकी फोटो क्लिक की और अगली फोटो के लिए उन्हें जगह बदलने को कहा। आहार्य ने मौनी को देखा तो मौनी एक तरफ आ गई। अब इत्ती और आहार्य बीच में थे। फोटोग्राफर फोटो लेता उससे पहले ही इत्ती उसे रोकते हुए बोली, 1 मिनट, मैं शायद बीच में कुछ अच्छी नहीं आ रही। इतना कहकर वो मौनी के साइड आकर खड़ी हो गई। फोटोग्राफर ने उनकी एक और फोटो क्लिक की तो देखा इस फोटो में भी आहार्य इत्ती को घूर रहा था। वो आहार्य को देखते हुए बोला, सर आपको सामने देखना है। तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। ऋतिक और मौनी ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे कुछ इशारा किया। अगली फोटो में ऋतिक जल्दी से मौनी के साइड में आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे ने हाथ रखते हुए बोला, माय वाइफ। इत्ती आहार्य के साइड में खड़ी थी। वो वहां से जाने के लिए तैयार थी तभी आहार्य ने उसका हाथ पकड़कर उसके इरादों पर पानी फेर दिया। अगले ही पल उसका वो हाथ इत्ती की कमर पर था। उसकी हरकत पर इत्ती उसे घूरने लगीं। आहार्य धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें अभी भी फीवर है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? एक और मौनी और ऋतिक खड़े थे। ऋतिक का हाथ मौनी के कंधे पर था और एक और आहार्य और इत्ती। आहार्य ने इत्ती को खुद से सटा रखा था। इत्ती आहार्य को सर उठाकर देख रही थी और आहार्य सर नीचे कर उसे देखते हुए कुछ कह रहा था। फोटोग्राफर ने जल्दी से इस मोमेंट को अपने कैमरा में कैद कर लिया। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। इत्ती ने आहार्य की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे नजरें हटा लीं। आप चारों की ये लास्ट फोटोग्राफ बहुत अच्छी आई है। फोटोग्राफर की आवाज सुनकर इत्ती ने आहार्य का हाथ भी अपनी कमर से आहिस्ता से हटा दिया। मौनी और इत्ती फोटोग्राफर के पास जाकर फोटोज देखने लगे। फोटोज देखने के बाद इत्ती कुछ काम है बोलकर स्टेज से नीचे उतरे गई। इत्ती के वहां से जाते ही आहार्य भी उसके पीछे चला गया। इत्ती प्रेक्ति के पास आकर खड़ी हो गई और आहार्य उससे कुछ दूरी पर आकर रुक गया। क्या हुआ? सब ठीक हो गया न तुम्हारे बीच? इतना तेज चलने से इत्ती की सांसें फूल रही थी। वो हांफते हुए बोली, नन्ही, अभी तो तुम दोनों बात कर रहे थे न, मैंने देखा और तुम दोनों ने तो साथ में फोटोज भी क्लिक करवाई हैं। इत्ती की शक्ल देख प्रेक्ति को अपना जवाब मिल गया। मुझे घर जाना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और सर में भी दर्द हो रहा है। प्रेक्ति ने उसके माथे को छुआ। उसका माथा काफी गर्म था और आंखें भी लाल हो रही थी। सिरोही चलोगी? इत्ती ने झट से मना कर दिया, नहीं, यहीं रहना है। ओके, रुको मैं शिवाय को मैसेज कर देती हूँ। फिर दोनों पार्टी एरिया से बाहर आ गए। प्रेक्ति दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। इत्ती ने दरवाजा खोला ही था कि किसी ने दरवाजे पर हाथ रख उसे फिर से बंद कर दिया। इत्ती जल्दी से पलटी तो आहार्य ने उसके दोनों तरफ हाथ रख दिया। इत्ती कार और आहार्य के बीच फंस गईं। उसे देखने के बाद भी इत्ती ने एक लफ्ज नहीं कहा, बस सर उठाकर उसे अपनी बीमार आंखों से देखती रही। उसे देखते हुए आहार्य ने उसका गाल छुआ तो इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया। आहार्य ने उसका नाराज चेहरा देखा। उसके चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट आ गई। कहाँ जा रही हो? जवाब में इत्ती उससे नजरें हटाकर इत्ती दूसरी ओर देखने लगीं। अंदर ड्राइवर पीछे प्रेक्ति को देखते हुए बोला, मैम। प्रेक्ति उसका सवाल समझ गई। वो आराम से अपना फोन चलाते हुए बोली, अभी नहीं चलना, थोड़ा वेट करो। यार। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। इत्ती ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया।
आहार्य ने जबरदस्ती उसका चेहरा सामने किया ताकि वो उसे देखें। अपना चेहरा देखो, गुस्से में रैड मंकी लग रही हो। इत्ती की आंखें हैरानी से फैल गईं, अगले ही पल छोटी हो गई। आहार्य अपने दाएं अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुमने जवाब नहीं दिया, कहाँ जा रही थी वो भी मुझे बिना इन्फॉर्म किए। तुम वही चीजें दोहरा रही हो जिनसे मुझे गुस्सा आता है। इत्ती ने अब जाकर कुछ कहा, आखिर उस पर इल्जाम जो लगाया जा रहा था। मैं अकेले नहीं जा रही, भाभी सा के साथ जा रही हूँ और भाई सा को बताया। मुझे तो नहीं बताया न। आहार्य का अंगूठा लगातार उसके गालों को सहला रहा था। इत्ता दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आपको क्यों बताऊं? आप तो बड़ा मुझे इग्नोर कर रहे थे न। शौक से कीजिए, आई डोंट केयर। अच्छा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों गुस्सा हो? क्योंकि आपने मुझे इग्नोर किया। वो रुक गई। उसने आहार्य को देखा जो धीरे से हंस रहा था। इत्ती उसके सीने पर मारते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं समझ गया। वाई आर रिएक्टिंग लाइक दैट, जैसे मैंने ऐसा कहा कि तुम्हें फर्क पड़ता है। इत्ती रुक गई। आहार्य की बातों में वो हमेशा की तरह उलझ गई थी। चलो घर चलते हैं। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा तो इत्ती उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। मुझे नहीं जाना आपके साथ। हाँ ठीक है, मेरे साथ मत चलो, मुझे अपने साथ चलने दो, फिर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा मेरे साथ। इत्ती बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई। व्हाट रबिश, बात तो एक ही है न। अभी तुम्हें फीवर है न, इसलिए तुम दोनों में डिफरेंस नहीं समझोगी। आहार्य ने इत्ती को कार डोर से दूर किया, फिर डोर खोलकर जबरदस्ती इत्ती को उसमें बैठाकर डोर बंद कर दिया और खुद आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इत्ती के बैठते ही प्रेगती ने अपना फोन ऑफ किया और इत्ती को देखने लगी जो आहार्य को कत्ल करने के मकसद से घूर रही थी। पैलेस पहुंचने पर जैसे ही कार रुकी, इत्ती जल्दी से डोर खोलकर बाहर निकल गईं। प्रेगती ने उसकी हरकत पर अफसोस से सर पीट लिया। इत्ती भागते हुए अपने रूम में आई और अंदर से रूम लॉक कर डोर पर लीन होकर बुरी तरीके से हाँफने लगीं। कुछ 2 मिनट लगे उसे अपनी सांस काबू करने में। मैं भी देखती हूँ कैसे अंदर आते हैं। वो अभी बोल ही रही थी कि उसने एक आवाज सुनी और जल्दी से एक ओर देखा। आवाज डोर खुलने की थी, वही डोर जो उनके रूम और आहार्य के स्टडी के दरमियान था। आहार्य उसकी नजरों के सामने हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोली, आप न, आज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आहार्य ने उसकी ओर कदम बढ़ाए तो इत्ती अपना गाउन संभालते हुए बेड के पास गई और बेतरतीब से पिलो में मुंह छुपाकर लेट गई। उसका फ्लैट गाउन एक तरफ बेड पर फैला हुआ था जो उसी की हरकत थी। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तुम अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कर लो, क्योंकि मेरे आने ने बाद हम बात करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। डू यू गेट दैट? इत्ती ने बगैर अपना सर उठाए जवाब दिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हम्मा, मैं जानता हूँ तुम्हें बात नहीं करनी, तुम्हें लड़ना है, हम वो भी करेंगे। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। इत्ती ने सर उठाया और बंद दरवाजे को घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल। आहार्य को वापस आने में 20 मिनट लगे। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी। उसने देखा इत्ती अभी भी उसी पोजीशन में तकिए में सर घुसाए पेट के बल लेटी थी। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी जिद की हद वो अच्छे से जाता था। आहार्य ने पहले ट्रे को सोफा टेबल पर रखा, फिर इत्ती के पास आकर उसे उठाते हुए बोला, गेट अप। लड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें कुछ खाना जरूरी है। उसने जबरदस्ती इत्ती को उठाकर बैठाया। इत्ती उसे देख भी नहीं रही थी। मुझे नहीं खाना कुछ। यार, एक तो तुम्हारे हस्बैंड ने फॉर्मल्स पहनकर तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, तुम ऐसे मुझ पर ज्यादती नहीं कर सकती। इत्ती ने उसे देखा। आहार्य के कोट के बटन खुले थे, स्लीव्स भी फोल्ड थी और उसके सामने दिख रही व्हाइट शर्ट कुछ गीली थी, जाहिर था स्वेट से। तो कोट पहनकर किचन में क्यों गए? इतनी गर्मी है, आर यू मैड? आहार्य उसके सामने बैठते हुए बोला, जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मैं ऐसी ही मेड हरकतें करने लगता हूँ। सच में बहुत चीजी था,
इत्ती ने गंदा सा मुंह बनाया तो आहार्य उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम इम्प्रेस हुई ना? उसकी बात पर इत्ती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी शक्ल पर जाहिर था कि अब उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। चलो यही लेकर आओ, उसने जैसे ऑर्डर दिया। ओके, आहार्य ने सुकून की सांस ली, आखिर वो मान गई। आहार्य ट्रे बेड पर ले आया। धीरे खाओ, मैं नहीं छीन रहा तुमसे। आहार्य टिश्यू से उसका फेस साफ करते हुए बोला। तो इत्ती ने स्पून उसकी ओर घुमा दिया। शेयर कर रही हो? इत्ती ने अपने मुंह में भरे खाने को चबाते हुए सर हिलाया तो आहार्य ने खा किया। आहार्य ने उसे दवाई दी, उसके बाद इत्ती चेंज करने चली गईं। जब वो वापस रूम में आई तो देखा आहार्य बेडशीट चेंज कर रहा था। इत्ती उसके पास आते हुए बोली, ये आप बेडशीट क्यों चेंज कर रहे हैं? तुम सैंडल्स के साथ बेड पर चढ़ गई थी तो चेंज करने की क्या जरूरत थी, उसे हल्का सा झाड़ देते। इत्ती जल्दी से बेड पर चढ़ गईं। अभी ये ठीक नहीं हुआ, उतरो। क्या फर्क पड़ता है, सोना ही तो है, और मैं सच में थक गई हूं। वो बोलती रही लेकिन आहार्य ने जबरदस्ती उसे बेड से उतार दिया। जब उसने एकदम परफेक्टली बेडशीट बिछा ली तो सेटिस्फेक्शन से अपने काम को देखते हुए बोला, देखो कितना परफेक्ट है। इत्ती ने एक नज़र उसे देखा, फिर बेड को, ये करके क्या मिला? अभी हम इस पर लेटेंगे तो ये फिर से खराब हो जाएगी, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इतना कहकर वो बेड पर पसर गई। डू यू नो अबाउट द सेल्फ सेटिस्फैक्शन? आहार्य उसके पास आकर लेट गया। नो, एंड डू यू नो अबाउट द कंफर्ट? हाँ, कंफर्ट मुझे तब मिलता है जब काम परफेक्ट हो। उसने इत्ती को अपने पास खींचा। इत्ती उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। ये सब बकवास है। पीस इज अबाउट जब आप थक कर घर आओ तो बिना चेंज किए बेड पर बस लेट जाओ, दैट फीलिंग। न कि आपकी तरह थक कर आओ, फिर भी पहले चेंज करना है, फिर ऑफिस बैग, वॉच एंड सारी चीज़ों को अपनी सही जगह पर रखना है। रूम में इधर उधर बिखरी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना है, फिर मुझे जबरदस्ती बेड से उठाकर बेडशीट ठीक करना एंड फिर जाकर लेटना है। वो उठकर बैठ गईं। आहार्य हमेशा की तरह बड़ी दिलचस्पी से उसकी बकबक सुन रहा था। आपको पता है, अगर मुझे ये सब करना हो तो मैं पूरा दिन इस बारे में सोचती रहूंगी कि घर जाकर मुझे ये सारी चीजें करनी है। मैं तो सोचकर ही थक जाऊंगी, और एक चीज तो मैं भूल ही गई, रूम की चीजों को सही जगह पर रखते हुए मुझे डांटना। अचानक बोलते हुए वो रुक गई और आहार्य को आंखें छोटी कर घूरने लगी। क्या हुआ? इतनी जल्दी से उसे एब्स पर बैठ गईं। डांटने से याद आया, आपने मुझे डांटा। फाइनली तुम्हें याद आ गया। आहार्य ने एक गहरी सांस ली, वो तैयार था। इत्ती ने बार बार सर हिलाया। मुझ पर गुस्सा भी किया, मुझ पर चिल्लाए भी, मुझे बहुत बुरा लगा। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे अपने होंठों के करीब ले जाकर उसकी हथेली पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी। बहुत बुरा हूं न मैं? हाँ, बहुत ज्यादा, और आपने ये भी कहा कि आपको मुझसे शादी करने पर रिग्रेट हो रहा है। आहार्य ने उसकी उंगली पर जोर से बाइट किया तो इत्ती चिल्ला उठी। ध्यान ने सोचो, मैंने क्या कहा था? अच्छा हाँ, याद आ गया। आहार्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। इत्ती ने अपनी उंगली देखी, उस पर आहार्य के दांतों से निशान थे। ये क्यों किया? वो अपनी उंगली पर फूंक मारते हुए बोली। तुमने वो क्यों कहा? बदले में आहार्य ने उसे घूरते हुए सवाल किया। उसने ये कहा था कि इत्ती को उससे शादी करने पर रिग्रेट हो रहा होगा, ना कि उसे। इत्ती उसके साइड में आकर उसकी ओर पीट करके लेट गईं। करवट लेकर आहार्य ने उसे पीछे से हग कर लिया। 3 महीने बीत गए थे। मानव 3 महीने तक कोमा में था। रोज की तरह सुबह पिया उसके वार्ड में आईं। उसके आते ही मानव के डैड, जो रात भर यहीं रहते थे और सुबह पिया के आते ही चले जाते थे, आज पिया कुछ जल्दी आ गई थी। वजह थी, रात में मानव अचानक होश में आया था। अगर सब उसे रोकते नहीं तो वो रात में ही आ जाती। पिया को देखकर वो खड़े हुए और उसके सर पर हाथ रखकर चले गए। पिया ने सबसे पहले साइड में रखा मानव का फोन चार्ज में लगाया तो उसकी स्क्रीन ऑन हो गई। पिता की नज़र वॉलपेपर पर गई।
जिसमें इत्ती की फोटो थी। न कोई हैरानी, न कोई तकलीफ, वो नॉर्मल थी। वो बेड के करीब रखी स्टूल पर बैठ गईं। बहुत बेसब्री से वो उसके नींद से जागने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद मानव ने आंखें खोली। उसकी नजरों ने सबसे पहले सीलिंग को देखा। उसके आंख खोलते ही पिया का दिल धड़क उठा। जल्दी से मुझे देखिए न। मानव ने नजरें घुमाई और उसे देखा। कुछ पल वो उसे देखता रहा। फिर उसने नजरें हटा लीं। ऐसे क्यों देख रहे थे? मानव दूसरी ओर देखते हुए बोला, डैड बता रहे थे कि तुम हर रोज यहाँ आती हो। और अंकल भी न बहुत स्वीट हैं। आपके होश में आते ही अपनी बहू की तारीफें करने लगे। मानव उसकी बात पर ऑफेंड नहीं हुआ, बल्कि खामोश रहा। आपको मेरी बात पर गुस्सा नहीं आया? मानव ने उसे देखा और सीरियस होते हुए बोला, तुम कुछ नहीं जाती, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। उसका दिल गिल्ट से भर गया। पिया बहुत काम थी। फायदा? मानव ने सर हिलाया। वो झिझक रहा था। उसकी झिझक देख पिया हंसने लगीं। मानव उसे देखने लगीं। मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं, वो सुनकर तुम्हें बहुत हर्ट होगा। मैंने तुम्हारा यूज किया है। पिया ने हंसना बंद किया और डिसअपॉइंट नजरों से उसे देखते हुए बोली, करेक्शन। आपने मेरा फायदा उठाने का सिर्फ सोचा। मैं तो सोच रही थी आप अपने प्लान के चलते मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे, या वाइफ। मानव उसकी बात सुनकर सुन्न हो गया। पिया उसके चेहरे के बेहद करीब आई। मानव बस उसे हैरानी से देख रहा था। पिया ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो मानव ने अपना चेहरा मोड़ लिया। मैं किसी और से प्यार करता हूं। और वो शादीशुदा है। कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे? पिया ने मानव का फोन उठाया और उसकी लॉक स्क्रीन मानव के चेहरे के सामने कर दी। मानव की नजरें स्क्रीन पर इत्ती की फोटो पर टिक गईं। वो इस कदर हैरान था कि कुछ बोल न सका। उसे ऐसे देख पिया घबरा गईं। अरे कहीं आप सदमे से मर तो नहीं गए, डॉक्टर? वो चीखी। वो खड़ी हुई और मुड़ी ही थी कि मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिता पलटी तो मानव उसके चेहरे को देखते हुए बहुत मुश्किल से बोला, तुम्हें कब से? पिता ने उसे ठीक देख चैन की सांस ली। आपने मुझे डरा दिया था। मानव की पकड़ उसके हाथ पास गई। पिया ने अपने हाथ को देखा जो मानव ने पकड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्लीज छोड़ना मत। मानव बेचैनी से बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। पिया ने वापस अपनी जगह पर बैठ गई। क्या कि मुझे कब से पता है? वो बेहद नॉर्मल थी। लेकिन मानव उतना ही परेशान। उसने सर हिलाया तो पिया उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने हाथ में लेते हुए बोली, शुरू से। मानव ने उसकी बात दोहराई तो पिया एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ। जब पहले आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, जीजू ने आपका पैर तोड़ दिया था। मानव उसे घूरने लगा तो पिया चिढ़ गई, मुझे मत घूरो। दूसरों की वाइफ को घूरोगे तो उसका हस्बैंड आपका पैर तो तोड़ेगा ही ना। बकवास बंद करो और जो पूछा है उसका जवाब दो। पिया ने मुंह बनाया और आगे कहा, हाँ उसी वक्त आपके डैड और फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप किसी से प्यार करते हैं। जब मुझे मालूम चला वो इत्ती है तो वो रुक गईं। मानव बेचैनी से बोला, तो? पिया हंसते हुए बोली, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या बुरी किस्मत है आपकी। उसकी बात पर मानव को फिर गुस्सा आ गया। उसने तो सोचा था कि उसे इत्ती से नफरत हुई होगी, लेकिन ये तो सच में ये लड़की पागल थी। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी थी? एक्सक्यूज मी, मैं पीछे पड़ी नहीं थी, बल्कि अब भी पड़ी हूं, और क्यों न पड़ती, मेरा चांस था। क्या बकवास कर रही हो? मानव का खून खौल गया। हाँ तो जीजू को जानते नहीं हो आप? वो जैसे आपको इतनी आसानी से अपनी वाइफ दे देते हैं ना। और इतनी वो तो आपको और मुझे पेयर अप करना चाहती थी। मानव ने उससे अपना हाथ छुड़ा किया और दूसरी ओर देखने लगा। पिया अपनी स्टूल उठकर दूसरी ओर आकर बैठ गई, जहां उसकी निगाहें थी। अब सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतनी तो आपकी फीलिंग के बारे में जानती थी नहीं थी, और जब आपने नाटक किया कि आपका मुझ में इंटरेस्टेड है,
तुम्हें बुरा लगा? आई एम। पिया ने उसकी बात काट दी। हाँ, बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। जब नाटक कर रहे थे तो पूरा करते ना, लेकिन आपकी अच्छाई बीच में आ गई। वो दुखी होते हुए बोली, आपको पता है, मैंने तो सोच लिया था आप इस नाटक को आगे बढ़ाएंगे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। हाय, लेकिन आपने तो मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। मानव हैरानी से उसे देखने लगा। आर यू मैड? मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलने का सोचा, लेकिन खेला तो नहीं ना? क्योंकि आपकी अच्छाई थी। अब आप ही बताइए, मैं कैसे न आपसे प्यार न करूं? पिया इमोशन होते हुए बोली। मानव चुप हो गया। कुछ देर खामोशी रही। पिया मानव का चेहरा अपनी ओर करते हुए बोली, मैं खुश हूं आपके लिए, आपने अपने दिल की बात अपने प्यार से कह दी। उसकी बात सुनकर मानव की आंखें भर आईं। वो इस कदर इमोशनल था कि उसने पिया को खुद से दूर करने की जगह उसका हाथ जो उसके चेहरे पर थे, उस पर अपना हाथ रख दिया। जब मैं आपको इतना तड़पता देखती थी तो मेरा मन करता था मैं इत्ती को जाकर बता दूं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपने ये खुद किया। आई रियली हैप्पी फॉर यू। बस उसके बाद जो आपने सुसाइड। पिया की आवाज फंस गई। मानव ने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न जाने क्यों उसके मुंह से निकला, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। काश मैं शादी में आती तो आपको कूदने नहीं देती, पकड़ लेती। उसकी बात सुनकर मानव के दर्द भरे चेहरे पर स्माइल्स आ गई। तुम रूम में कैसे होती? मैं होती, मैं आपको हर जगह स्टॉक करती हूँ, तब भी मैं करती और चुपके से बाथरूम में छुप जाती, लेकिन उस वक्त। उसके आंसू तेज हो गए। हम्मम डैड ने बताया तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं रहेंगे। पिया ने सर झुका लिया। हम्मम पहले मोम चली गई, अब डैड भी। मानव आज अपने दर्द से ज्यादा उसके दर्द को फील कर रहा था। पिया कुछ देर बाद चुप हुई और अपने आंसू साफ कर उसने मानव को देखा। अब आपने क्या सोचा है? किस बारे में? मानव कंफ्यूज था। इत्ती, आप फिर से मेरी फ्रेंड की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? इत्ती का नाम सुनकर मानव का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। मैं उसकी खुशियों के बीच में नहीं आऊंगा। तो अब क्या हम दोनों? मानव उसे बीच में काटते हुए बोला, नहीं, ये तुम्हारे साथ गलत होगा। पिया जल्दी से बोली, मुझे चलेगा, मुझे गलत भी चलेगा। मानव उसे घूरने लगा। बी सीरियस। ओक अंडरस्कोर। पिया खड़ी हुई, चेहरे से वो बहुत सीरियस थी। फिर वो विंडो के पास गई। ये क्या कर रही हो तुम? पिया सीरियस फेस के साथ बोली, आपकी कॉपी मैं यहां से कूदने जा रही हूं। मानव ने उसे अजीब नजरों से घूरा। एज यू विश। पिया सकपका गई। उसने नीचे देखा, वो बहुत ऊपर थे। नीचे देखते ही उसे चक्कर आ गए। उसके एक्सप्रेशंस देखकर मानव मुस्कुराने लगा। वो थोड़ा बहुत जानने लगा था उसे। पिया छोटे छोटे कदमों से उसके पास गई। क्या हुआ? बहुत ऊंचा है, थोड़ा कम होता तो मैं पक्का कूदती। वो फिर से स्टूल पर बैठ गईं। मानव उसे देखते हुए सॉफ्टली बोला, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो, तुम्हारे गोल्स। मेरा गोल आपकी वाइफ बनना है। मानव उसके जवाब से स्पीचलेस हो गया। हम डेटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और आप ऐसे ही मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्या मैं इतनी बुरी हूं? मानव ने जल्दी से कहा, नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। आप कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले। मेरे साथ गलत तब होगा जब आप मुझे कोई मौका नहीं देंगे। वो मानव का हाथ पकड़कर सीरियस वे में बोली, मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में आए तो ये मेरे साथ गलत होगा, क्योंकि आप इन सब से क्योर होने के लिए मेरा यूज नहीं करना चाहते। मानव बस उसके चेहरे को देखता रहा। वो सही थी। पिया आगे बोली, बट मैं चाहती हूं आप मेरा यूज करें। मैं आपकी इमोशन सपोर्टर बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं आप मेरी मदद से इस फेस से बाहर निकलें, फिर मेरे साथ एक नए फेस में एंटर करें। लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता। पिया बेझिझक बोली, तो मत भूलिए।
किसने कहा? पहला प्यार भुलाया थोड़ी जाता है। उसने आपको प्यार का मतलब सिखाया। कहीं न कहीं उसी की वजह से आप आज इस मुकाम पर हैं। आप उसे चाहकर भी नहीं भूल सकते। तो मैं क्या करूं? आई कांट बियर दिस पेन। पिया ने उसके आंसू साफ किए और उसके करीब जाकर मुस्कुराते हुए बोली, वो जो अनलिमिटेड प्यार आपने स्टोर करके रखा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, उसका यूज कीजिए उस पर जो आपसे प्यार करता है। पिया की आंखों से आंसू बहकर मानव के चेहरे पर गिर गया। मानव की आंखों से आंसू इस कदर बहे कि जैसे थमते ही नहीं। जब भी उसका एक कतरा आंसू बहता पिया प्यार से साफ कर देती। मानव बिना किसी परवाह के जी भरकर रोया, जब तक उसके आंसू सूख न गए। अब हम डेट कर सकते हैं? वार्ड की खामोशी तोड़ते हुए पिया बोली, तो मानव के तंग चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कान देख पिया जल्दी से खड़ी हुई, मतलब हाँ? मानव ने सर हिलाया तो वो कूद पड़ी। अगले ही पल वो वहां से जाने लगीं। कहाँ जा रही हो? व्हील चेयर लाने, डेट पर चलेंगे, नीचे गार्डन में। रुको, मानव हैरान था। पिया रुक गई, क्या हुआ? मैं अभी कोमा से बाहर आया हूं, मेरी हालत। अरे ठीक तो दिख रहे हैं आप। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आई एम डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड। इतना कहकर वो बाहर भाग गईं। उसके जाने के बाद मानव ने अपना फोन उठाया और ऑन किया तो उसकी आंखों के सामने इत्ती की फोटो थी। आई विश तुम हमेशा खुश रहो, उसके साथ जिसके साथ तुम्हारी खुशी है। मुश्किल था लेकिन उसने कर दिया। इत्ती की पिक अपने वॉलपेपर से हटा दी। एक झटके में उसका दिल कुछ हल्का हो गया। पिया मानव की व्हील चेयर को धकेलते हुए उससे कुछ न कुछ बातें कर रही थीं। दोनों हॉस्पिटल के सामने वाले गार्डन में टहल रहे थे। मानव उसकी बातें सुन रहा था। अचानक वो सर घुमाकर उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी आवाज। आई मीन तुम तो अलग तरह से बोलती थी ना। कैसे मानव बेबीज? पिया हंसने लगीं। मानव ने सर मोड़ लिया, वो भी मुस्कुरा रहा था। वो मेरा एक्सेंट नहीं है, बस मुझे वैसे बोलकर सबको इरिटेट करने में मजा आता है। वो एक्सेंट यूनिक है। क्या सच में? हम्म। रात के वक्त इत्ती अपने पजामा सेट में रूम में इधर से उधर भागते हुए सब चीजों को ठीक कर रही थी। शायद आज ये पहली बार था जब वो अपने रूम को साफ कर रही थी। वो टेबल के पास गई जिसे कुछ वक्त पहले उसने फ्लावर्स से डेकोरेट किया था। ठीक तो लग रहा है। सिर्फ इस एरिया को डेकोरेट करूं या पूरे रूम को? सोचते ही वो थक गई। पूरे रूम को डेकोरेट करने में तो बहुत मेहनत लगेगी और कुछ कंफर्म भी तो नहीं है। काफी देर वो खड़ी सोचती रही। फिर उसने बड़ी मेहनत से पूरे रूम को डेकोरेट कर दिया। उसे अपनी गर्दन को सहलाया, वो थक गई थी। होप सो सच में आज उनका बर्थडे हो, वरना मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो मेरा मजाक बनाएंगे सो अलग। इत्ती ने अपनी स्टडी टेबल के पास गई। उसने अपना कॉलेज बैग उठाया और फिर उसमें हाथ डालकर वो कुछ ढूंढने लगी। आखिर उसने हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में एक फोटो थी। ये वही फोटो थी जो उसने आहार्य के लॉकअप से उठाई थी। इत्ती ने उसे पलटा। उसके पीछे एक डेट लिखी थी, जो आज की थी। लिखावट फीकी पड़ गई थी लेकिन समझ आने ने लिए काफी थी। डेट के नीचे बड़ी खूबसूरती से लिख था, इट्स योर बर्थडे। इत्ती अब तक कई बार कैलकुलेट कर चुकी थी। उसने सेटिस्फैक्शन के लिए फिर किया। वो 28 ईयर्स के हो जाएंगे, इस सन के अकॉर्डिंग भी यही हैं। इत्ती ने फोटो को पलटा। उसमें एक औरत थी और एक बच्चा। बच्चे को वो पहचान गई, वो आहार्य ही था। इन लेडी का बर्थडे नहीं हो सकता, इन्हीं का होगा। काफी दिन से वो इसी बारे में सोच रही थी। ऐसा नहीं था उसने आहार्य से पूछा नहीं था। उसने जैसे ही उसके बर्थडे का जिक्र किया, न जाने क्यों वो इत्ती को गुस्से से देखने लगा। उसने बस खामोशी से इतना कहा था, दोबारा इस दिन का जिक्र मत करना। उसने इस लहजे से कहा था कि इत्ती की दोबारा कभी इस बारे में जिक्र करने की हिम्मत नहीं हुई। 2 दिन पहले उसकी नज़र इस फोटो पर गई और उसने फिर से इस डेट को देखा। काफी सोचने के बाद
उसने डिसाइड किया कि वो आहार्य के लिए सरप्राइज प्लान करेगी, अगर बर्थडे हुआ तो भी ठीक, नहीं भी तब भी। वो बस उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी। डोर पर नॉक हुआ तो इत्ती ने जल्दी से फोटो को दोबारा बैग में रख दिया। उसने डोर खोला तो सर्वेंट्स फूड ट्रॉली को पकड़े खड़ी थी। इत्ती ने ट्रॉली अंदर खींची और उसे जाने को कह दिया। बहुत एक्साइटेडली उसने सारी डिशेज को टेबल पर सजाया। एक एक कर वो उन डिशेज को चेक करने लगी। डिशेज की शक्ल देखकर उसका मुंह बन गया। इतनी मेहनत से बनाया था फिर भी इनकी शक्लें अच्छी नहीं हैं। अम्मम अब जैसा भी बना हो उन्हें खाना पड़ेगा। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारे डैड तुम्हारे बर्थडे में नहीं आते थे, अब कभी तुम्हारी मॉम भी नहीं रहेंगी। खामोशी से खड़े छोटे से आहार्य ने राजवीर की बात सुनी, लेकिन हर बार की तरह उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो छोटा सा बच्चा इतनी ठंड में गार्डन में न जाने कब से खड़ा था। उसके गालों पर आंसुओं से निशान थे। आज उसका बर्थडे था। हर बार वो अपने डैड का इसी तरह से वेट करता था, लेकिन हर बार उसकी माँ भी उसके साथ होती थी। उसके डैड कभी उसके बर्थडे पर उसके साथ नहीं रहते थे। वो इंतजार करता, फिर आखिर मायूस होकर अपनी मॉम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। लेकिन इस बार उसका इंतजार उसकी मॉम के लिए था, जो शाम से नहीं लौटी थी। राजवीर उसकी इस कामनेस से चिढ़ गया। उसने गुस्से से जोर से आहार्य के हाथ से उसका टॉय छीना और जमीन पर फेंक कर उसे पैरों से मसलने लगा। अब भी तुझे गुस्सा नहीं आया? ये तेरे डैड का दिया एकलौता गिफ्ट था ना, मैंने इसे खराब कर दिया, अब लड़ मुझसे। आहार्य ने अपने टॉय को देखा जो मिट्टी से सन चुका था। उसकी मायूस आंखें आंसुओं से भर गई, फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया। उसके मॉम ने उसे काम रहना सिखाया था। राजवीर ने आगे बढ़कर आहार्य की नीचे ढकेल दिया। वो उसे लात मारते हुए बोला, कितना दिखावा करता है तू? इसलिए दादाजी तुझे पसंद करते हैं। बोल, अब भी गुस्सा नहीं आया? राजवीर। एक औरत भागते हुए उनके पास आई और उसने राजवीर को आहार्य से दूर किया। मॉम, आई हेट हिम। इसे बताइए ये कितना अनलकी है, आज इसका बर्थडे है और आज ही के दिन दादाजी चाचा हमें छोड़कर चले गए, इसी के बेड लक की वजह से। आहार्य को बहुत दर्द हो रहा थे। उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए थे और राजवीर के मारने से उसका क्यूट सा चेहरा जख्मी हो गया था। वो मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजवीर की बात सुनकर वो उन्हें देखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोला, मेरी मॉम। क्या वो आ गई? वो औरत जो रिश्ते में आहार्य की बड़ी मॉम थी, वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, तेरी मॉम नहीं, उनकी लाश आई है। सही कह रहा है मेरा बेटे। मनहूस है तू। बाबा सा तेरे लिए ही गिफ्ट लेने गए थे और रास्ते में उनकी कार ब्लास्ट हो गई, तेरी माँ भी उसी में। उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आहार्य अपने दर्द को भूलकर जल्दी से पैलेस के अंदर भागा। लिविंग हॉल में काफी भीड़ थी। पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ सफेद कपड़े पहने लोग जो शायद वार्ड बॉयज थे। आहार्य उनके बीच से भागते हुए उन लाशों के पास गया। आहार्य ने एक लाश से सफेद कपड़ा उठाया, अगले ही पल वो चीख पड़ा। उसकी आंखें जिस तरफ फैली थी वैसे ही रह गईं, गले से जैसे आवाज चली गई थी। शायद उसे सदमा लगा था उस जली हुई लाश को देखकर। कुछ लोग उसे हटाने लगे तो तेज सिंह जी ने उन्हें रोक दिया। आहार्य न रो पा रहा था न कुछ बोल, वो बस एक टक उस लाशों को देख रहा था। आज वो 8 साल का हो गया था। महज इतनी सी उम्र में उसने बहुत सफर किया था, लेकिन आज हद थी। वो उठा और बारी बारी उसने सारी लाशों को देखा। वो बात बात पर रोने वाला मम्मास बॉय था, जिसकी दुनिया उसकी माँ के आसपास घूमती थी। लेकिन आज उसे रोना नहीं आया, बल्कि पहली बार गुस्सा आया। वो चीखने लगा, मॉम, वेक अप, मेरा बर्थडे बस एंड होने वाला है। डैड आज भी नहीं आए। कोई बात नहीं, सिर्फ आप और मैं सेलिब्रेट करते हैं हर साल की तरह। आप भी डैड की तरह मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? इट्स हर्टिंग। प्लीज मॉम, मुझसे बात कीजिए। मॉम, दादा सा, आप दोनों तो मुझे कभी इग्नोर नहीं करते थे न, प्लीज टॉक टू मी।
राजवीर अभी वहां आया था, एक पल वो भी ठिठक गया उस इस कदर गुस्से से चिल्लाते देख। हमेशा वो उसे बुली करता तो आहार्य कभी गुस्सा नहीं करता, न कभी फाइट बैक करता। वो और उसकी माँ बड़ी खामोशी से रहते थे, हवेली में सब उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। सिवाय आहार्य के दादाजी के उन्हें बहुत लगाव था आहार्य और उसकी माँ से। आहार्य लाश के पास गया और बेबसी से बोला, डैड, आज आप फर्स्ट टाइम मेरे बर्थडे में मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच। मैं और मॉम हर साल आपका वेट करते हैं, प्लीज उठिए न, मैं भी अपने डैड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर तक उसे तरस भरी नजरों से देख रहे थे। सारी लाशें जली हुई थी, पहचानना नामुमकिन था। हाँ, बस औरत और मर्द की पहचानी जा सकती थी, लेकिन कौन सी किसकी थी ये नहीं, क्योंकि सभी लाशों के चेहरे झुलसे हुए थे। तेज सिंह ने इशारा किया तो कुछ लोग लाशों को उठाकर ले जाने लगे। आहार्य जैसे पागल हो गया। डोंट टच माई मॉम, छोड़ो उन्हें, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वो भागा तो तेज सिंह ने उसे पकड़ लिया। वो बच्चा था, कितनी भी ताकत लगा ले उनकी पकड़ से कैसे छूटता। तुम्हारी मॉम अब तुम्हारे साथ नहीं है, ये तुम्हारा बैड लक है। आज तुम्हारा बर्थडे था और आज ही के दिन सबकी डेथ हुई। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। राजवीर उसके सामने आकर उसे नीचा दिखाते हुए बोला। आहार्य ने अपने होश खो दिए। तेज सिंह की पकड़ में वो बेहोश हो गया। आहार्य ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खून सी लाल थी, आज भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी माँ की कब्र को छुआ। इट्स माई अनदर बर्थडे मॉम, एंड आप इस साल भी मेरे साथ नहीं हैं। रात के इस खौफनाक अंधेरे में वो अपनी माँ की कब्र के सामने घुटनों पर बैठा था, हर साल की तरह आज भी तन्हा। उसने वही लफ्ज कहा, वही एक जुमला, इट्स माई अनदर बर्थडे मॉम, एंड आप इस साल भी मेरे साथ नहीं हैं। वो हर साल सिर्फ एक यही बात कहकर जैसे अपनी माँ से शिकायत करता था। उसके सिवा वो कुछ न कहता, बस खामोशी से उसी मंजर को याद करता जिससे उसे मरने सी तकलीफ होती, और भयंकर सरदर्द। कई बार वो इस कदर शिद्दत से अपने दर्द को महसूस करता कि उसका सर दर्द से फटने लगता। यही वजह थी उसके माइग्रेन की। कई साल तो वो स्ट्रेस से बेहोश हो गया था। 2 दिन तक वो यहीं बेहोश पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया तो वो खुद वापस गया। इस जगह का पता किसी को नहीं था, ऋतिक को भी नहीं। आहार्य खामोश हो गया। उसके दिमाग में स्याह यादें चल रही थी जिससे उसका खून खौल रहा था। उसके गले की नसें उभर आई और सर दर्द से फटने लगा। तभी उस भयानक खामोशी को तोड़ते हुए उसका फोन बजा। एक पल उसे हैरान हुई, हर साल वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता था ताकि कोई उसकी यादों, उसकी माँ और उसके बीच खलल न डाले। उसे फोन स्विच ऑफ करने का ख्याल ही नहीं आया था इस बार। वजह सिर्फ एक ही थी, सबसे जरूरी उसकी अजीज, उसकी बीवी। आहार्य ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखते ही जो उसके ऊपर मनहूसियात तारी थी वो एक पल में कहीं गायब हो गई। उसका सर जो दर्द से फट रहा था, दर्द जैसे गायब हो गया। वो फोन पिक करता तब तक कॉल कट गया। एक बार फिर वहां खामोशी छा गई और पहले वाली मनहूसियत फिर तारी होने लगी। वो आहार्य पर हावी होती कि फोन फिर से रिंग हुआ। आहार्य ने कुछ नहीं सोचा, बस कॉल पिक कर लिया। फोन कान पर लगाने के बजाय उसने न जाने क्या सोचकर स्पीकर पर दिया। अगले ही पल इत्ती की आवाज उस खामोश फिजा में गूंजी। कहाँ हैं आप? अब तक आए क्यों नहीं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आप ऑफिस में भी नहीं हैं। कहाँ हैं आप? और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इत्ती लगातार बोलती चली गईं। आहार्य ने अपनी माँ की कब्र को देखा। अब बोलिए न, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। उसने बेहद आहिस्ता से जवाब दिया। ये आपकी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? आपको हेडेक हो रहा है न? नन्ही वो इत्ती के उसकी बात काट दी। कोई एक्सक्यूज नहीं, जो भी काम है पोस्टपोन कर दीजिए।
मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है आपकी आवाज़ सुनकर, जैसे आप ठीक नहीं हैं। प्लीज़ जल्दी से घर आ जाइए वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी, आप जानते हैं ना। उसे पैनिक करता देखा आहार्य बिना आगे कुछ सोचे बोला, मैं बस आ रहा हूँ, तुम ओवरथिंक मत करना, जल्दी आना। इतना कहकर इत्ती ने कॉल कट कर दिया। आहार्य ने अपनी माँ की कब्र को देखा। मॉम, आपने उसकी आवाज़ सुनी? मैंने आपको बताया था न, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, बट वो बहुत अच्छी हैं। उसके होंठों पर एक जेन्युइन स्माइल थी जब उसने कहा, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव हर सो मच। वो अक्सर उनसे इत्ती का जिक्र करता था, सिर्फ उसकी तारीफें करता था। वो खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, आई हैव टू गो। जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वो ओवरथिंकिंग करती रहेगी। आहार्य की कार वहां से चली गई। आहार्य ने जैसा सोचा था वो बेड पर बैठी ओवरथिंक कर रही थी। उनकी आवाज ऐसी क्यों लग रही थी? उसके साइड में उसकी ड्रेस जो वो बदलने वाली थी वो उसी हाल में रखी थी। इतनी काफी देर तक अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचती रही। उसका ध्यान तब टूटा जब डोर पर नॉक हुआ। वो चौंक गई, साथ ही नर्वस भी हो गई। अगर आहार्य गुस्सा हो गया तो? उसने आहार्य की आवाज सुनी तो जल्दी से बेड से उतरकर डोर के पास गईं। उसकी डोर खोलते आहार्य ने सवाल किया, डोर क्यों बंद? उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी से उसके गले लग गईं। अगर आज आपका बर्थडे है तो हैप्पीस्ट बर्थडे हब्बी। उसकी बात सुनकर आहार्य जम गया। उसका दिमाग कई सारे सवालात से भर गया। उसने इत्ती को खुद से दूर किया तो वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, अगर नहीं भी तब भी प्लीज डांटना मत एंड प्लीज गुस्सा भी मत करना वरना मैं रोने लगूंगी। आपको पता है अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है और रोना भी आ रहा है। इसके बाद वो सच में रोने लगी। आहार्य ने उसे फिर से हग कर लिया। जब इत्ती ने उसे बर्थडे विश किया तो एक ही पल में इसे तेजी से गुस्सा आया था, लेकिन उसकी आगे की बातें सुनकर उसका दिल उसकी मोहब्बत से भर भर गया। इत्ती की रोने की आवाज सुनकर आहार्य ने उसे कस कर हग कर लिया। उसकी आवाज नम थी जब उसने कहा, थान्यो। इतना कहकर उसने अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। उसका दिमाग कई सारी नेगेटिव बातों को सोच रहा था, राजवीर की वो कड़वी बातें। आखिर में उसने झटके से अपनी आंख खोली। तभी उसने इत्ती की आवाज सुनी, आप गुस्सा नहीं हैं ना? तुमसे मैं कभी गुस्सा होता हूं क्या? आहार्य अंदर से खुद से लड़ रहा था। वो कोई और चीज नहीं सोचना चाहता था सिवाय अपनी चेरी के। इत्ती उससे दूर होते हुए बोली, हाँ, आप गुस्सा करते हैं मुझ पर और मुझे डांटते भी हैं। अभी मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं और न मैं तुम्हें डांटूंगा। सच्ची ना? प्रॉमिस करो। जवाब में आहार्य ने सर हिला दिया। इत्ती के फेस पर वो पहले की एक्साइटमेंट लौट आई। आज आपका सच में बर्थडे है ना? आहार्य को थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन फिर उसने अपनी पलकें झपका दी। उसे एक्सेप्ट करना पसंद नहीं था इस मनहूस दिन उसका बर्थडे है, लेकिन आज उसने किया सिर्फ उसके लिए। ओक देन लेट्स सेलिब्रेट। आहार्य समझा नहीं। इत्ती ने जल्दी से अपनी लोअर की पॉकेट से कुछ निकाला। क्या कर रही हो तुम? मुझे ऊपर उठाइए न। आहार्य कंफ्यूज था, लेकिन इत्ती की बात मानकर उसने इत्ती की कमर पकड़ उसे ऊपर उठाया तो इत्ती जल्द से उसकी आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड बांधने लगीं। पता है, मैंने वीडियो में देखा था, जब उसका हस्बैंड अंदर आता है तब वो पीछे से लड़की एकदम से उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है, लेकिन हम इसे रिक्रिएट नहीं कर सकते। कितनी बुरी बात है। आपे मुझसे इतने लंबे हैं कि मुझे खुद आपसे कहना पड़ा। कहते हुए इत्ती ने ब्लाइंड फोल्ड की गांठ लगाई। आहार्य उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं लंबा हूं या तुम छोटी सी? नीचे उतारो मुझे, इत्ती चिढ़ते हुए बोली। आहार्य ने उसे ध्यान से जमीन पर खड़ा किया तो इत्ती उसका कॉलर पकड़ उसे नीचे झुकाते हुए गुस्से से बोली, क्या कहा आपने, मैं छोटी सी? आपने मेरी हाइट के बारे में क्यों कहा? आप अच्छे से जानते हैं मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आहार्य को उसके रिएक्शंस देखने की भी जरूरत थी। तुमने भी तो कहा।
हाँ तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन आप नहीं। फिर उसने आहार्य का हाथ पकड़ा और ध्यान से उसे रूम में लाई। आपने डोर पर खड़े होकर सब देखा तो नहीं था ना? नहीं। सच में उस वक्त वो अपनी ही कशकश में था, उसका ध्यान रूम में गया ही नहीं था। अचानक उसने इत्ती की ओर सर मोड़ा। कहीं तुमने कोई मैस क्रिएट तो नहीं किया? मैस नहीं, ये मेरी मेहनत है। आहार्य के माथे पर बल पड़ गए। ये देख इत्ती परेशान होते हुए बोली, ऐसे शक मत कीजिए, खुद देख लीजिए। आहार्य ने ब्लाइंड फोल्ड हटाया। एक पल उसका व्यू कुछ धुंधला था, लेकिन जब उसका विजन एडजस्ट हुआ तो उसने चारों तरफ देखा। इत्ती ने पूरे रूम को डेकोरेट किया था, मसलन उसने पूरे रूम में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रखी थी और कई सारी कैंडल्स टेबल पर, फ्लोर के कॉर्नर्स पर सलीके से रखी थी। इत्ती एक्साइटेड होते हुए बोली, अच्छा है ना? आप ध्यान से देखिए, मैंने बेडशीट भी खुद से चेंज की है। और उसने ड्रेसिंग टेबल की ओर इशारा किया, उस एरिया में भी सब चीजों को अपनी जगह पर रखा है। इतना कहकर वो खुशी से आहार्य को देखने लगीं। इम्प्रेसिव। इत्ती की मुस्कान कुछ और बड़ी हो गई। तो कल तुम मेरी हेल्प भी कराओगी ना? ये सारे पेटक्स क्लीन करने में, और ये कैंडल्स भी। लेकिन मैं, उसने फिर बेमन से कहा, अच्छा ठीक है। आहार्य ने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में खींच लिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इत्ती ने हल्का सा सर मोड़कर उसे देखा, वो काफी प्राउड थी। ये सब तो कुछ नहीं, मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है। इत्ती ने हल्का सा सर मोड़कर उसे देखा, वो काफी प्राउड थी। ये सब तो कुछ नहीं, मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है। यू मीन तुमने खाने को गर्म किया है? उसने झुककर इत्ती की नाक को किस किया। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना किया। इत्ती ने उसके सीने पर हाथ रखा। गर्म नहीं किया, मैंने खाना खुद बनाया है। ओक, तुमने लास्ट में एक बार स्पून चलाई होगी है ना? इत्ती ने अपने दांत पीस लिए। पागल हो गए हैं क्या? मैं कब से बोल रही हूँ, मैंने खाना खुद बनाया है। मतलब वेजिटेबल्स को काटने से लेकर उन्हें कुक करने तक सब मैंने खुद किया है। आहार्य ने उसे एक तरफ किया और टेबल की तरफ जाते हुए बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? इत्ती उसके पीछे पीछे टेबल तक आई। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? आहार्य को सच में यकीन नहीं था। उसने सारी बोल से ढक्कन हटाकर देखा। उतने में इत्ती ने उसे पीछे से हाग कर लिया। हाँ, इनकी शक्ल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मैंने सब बहुत टेस्टी बनाया है। तुमने सच में ये सब खुद बनाया है? इत्ती उससे दूर होकर उसके बगल में आई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर एक और बार आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं ये सारा खाना आपके ऊपर फेंक दूंगी। आहार्य के चेहरे पर परेशान छा गई। आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे पता है मैं अच्छा, इत्ती उदासी से बोली। आहार्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और देखने लगा। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जरूर तुम्हें कहीं चोट लगी होगी। आहार्य उसे ठीक से देखने लगा। सच में मैंने कोई ब्लंडर नहीं किया। आहार्य के करीब होकर इत्ती ने अपने हाथों को उसकी कमर में लपेट लिया और सर उठाकर उसे प्यार से देखने लगीं। आहार्य अभी भी मुतमईन नहीं हुआ था। यार, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? मैंने ये सब आपके लिए किया, आप खुश नहीं हैं? उसकी आवाज धीमी थी। अगर तुम मुझसे लड़ाई भी करती तब भी मैं खुश हो जाता। उसका जवाब सुनकर इत्ती ने उसे धकेल दिया। आपको न इज्जत बिल्कुल रास ही नहीं आती। उसके धक्का देने से आहार्य एक कदम पीछे हो गया। फिर वो सोफे पर आकर शान से बैठ गया। चलो अब मुझे सर्व करो। इत्ती मुंह खोले उसे देखने लगीं। मैं क्यों करूं? अब आप ज्यादा फ्री हो रहे हैं। उसका चिढ़न भरा चेहरा देख आहार्य रोब से बोला, भूल गई मेरा बर्थडे है आज, टुडे इज माई डे। अपनी माँ के सिवा उसने इत्ती से ये लफ्ज कहे थे, वो भी इतने सालों बाद। इत्ती ने पहले सोचा वो आहार्य को अर्श से फर्श पर ले आए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उसकी बात मान गईं। वो चलते हुए आहार्य के पास आई और उस पर झुक गईं। आहार्य हैरान रह गया।
तुम ये क्या कर रही हो? मैंने खाना सर्व करने को कहा है, ये नहीं कि खुद को सर्व करो। उसकी बात पर इत्ती सेडक्टिवली मुस्कुराने लगीं। फिर आहार्य के लोअर लिप को अपने होंठों से रब करते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड बताइए, मैं आपको क्या सर्व करूं? उसके इस अंदाज पर आहार्य का गला सूख गया। इत्ती ने बेहद इंटीमेटली उसकी टाई की नॉट ढीली की, शायद आपको गर्मी लग रही है। आहार्य उसे खुद से दूर करते हुए बोला, डोंट रिएक्ट लाइक दिस। बिल्कुल इविल लग रही हो। इत्ती को गुस्सा तो ऐसा आया कि आहार्य का उसी टाई से गला दबा दे, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर था उसे परेशान करने के लिए। वो आहार्य की गोद में जाकर बैठ गईं, फिर उसके सीने पर हाथ चलाते हुए सेडिक्टिव वे बोली, इविल? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आहार्य ने गहरी सांस लेते हुए अपना सर मोड़ लिया। यार, बिहेव नॉर्मल। इत्ती अपना मुंह उसके कान के पास ले गई, वही तो कर रही हूं। फिर उसने आहार्य के कान को लिक किया और अपनी खत्म की, नॉर्मल बिहेव। आहार्य को गूज बम्स आ गए। उसकी सांसें कुछ भारी हो गई। आहार्य की पकड़ उसकी कमर पर कस गई, उसने इत्ती को अपने नजदीक खींच लिया। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही इत्ती ने उसके होठों पर अपनी हथेली रखी और उसकी अरमानों पर पानी फिरते हुए बोली, क्या आप भूल गए? आई एम ऑन माई पीरियड्स, सो कंट्रोल योरसेल्फ। आहार्य को याद आया। उसने इत्ती का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद से खड़ा किया। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, तुम सच में बहुत एविल हो। गिव मी अ वाटर। इत्ती सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराई, फिर टेबल से उठाकर उसे पानी का ग्लास देते हुए बोली, वो आप ही थे जो इतनी देर से मेरे मजाक बना रहे थे, मैंने बस बदला लिया है। डोंट मेस विद मिसेस सिंह। उसके बाद इत्ती ने आहार्य को अपनी बनाई डिशेज सर्व की। वो आहार्य के बाजू में बैठकर एक्साइटेड होते हुए बोली, जल्दी से टेस्ट कीजिए और प्लीज अपना ट्रू रिव्यू देना। मैं सच में बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। आहार्य ने सर हिलाया और एक एक करके डिशेज करने लगा। इत्ती बेसब्री से उसकी शक्ल देख रही थी। बताइए ना कैसा है? एंड बिल्कुल सच बताना। आहार्य एक डिश की ओर स्पून से इशारा करते हुए बोला, तुमने इसे ओवर कुक किया है, इन वेजिटेबल्स को तुम्हें हल्की आंच में पकाना था। इत्ती जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ओके, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। और ये नूडल्स। आहार्य नूडल्स स्पून में लेकर उसके चेहरे के करीब ले गया तो इत्ती ने उसे खा लिया। नूडल्स बॉयल करते वक्त तुम्हें इसमें ऑयल डालना चाहिए था, जिससे ये आपसे में चिपकेंगे नहीं एंड इनका टेस्ट एनहांस होगा। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। और ये राइस ये थोड़े से कच्चे हैं। ऐसा कहकर उसने एक स्पून राइस इत्ती को खिला दिया। उसकी बातें सही थी, लेकिन इत्ती उन्हें मानने के हक में नहीं थी। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? इत्ती ने मुस्कुराते हुए न में सर हिलाया तो आहार्य उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू, पहली बार तुमने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की। आहार्य सारी डिशेज के बारे में बताने लगा। उसकी नज़र इत्ती के चेहरे पर गई तो उसने अपना गला तर किया। बेबी आई एम श्योर बाकी डिशेज तो पक्का परफेक्ट होंगी, मैं टेस्ट। इत्ती ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, अब सिर्फ पानी बचा है, पानी ट्राई कीजिए, वो तो पक्का परफेक्ट होगा। और एकदम से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। इत्ती खड़ी हुई और आहार्य के सामने आकर वो उस पर बैंड होकर उसे तीखी नजरों से देखने लगीं। मैंने इतनी मेहनत करके सारा दिन लगाकर आपके लिए ये सब बनाया और आप इतने आराम से बैठकर इसमें कामियां निकाल रहे हैं, जरा सी शर्म नहीं है न आपने? आहार्य थोड़ा पीछे हो गया, मैं कमियां थोड़ी निकाल रहा था, तुम जानती हो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। तो क्या अभी आप मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे? मैंने ही शायद आपकी बातों को गलत वे में ले लिया हो एज ऑलवेज। उसने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ सोफे पर टिकाए और उस पर पूरी तरह से बैंड हो गईं। आहार्य ने उसकी कमर पर हाथ रखने के लिए हाथ उठाया कि इत्ती चीख पड़ी, डोंट यू डेयर। कुछ देर बाद आहार्य किचन में सिंक के सामने खड़ा बर्तन धो रहा था और इत्ती उसके साइड में स्लैब से टिक कर खड़ी अपने वेल पॉलिश्ड नाखूनों को देख रही थी।
आहार्य अपना सर मोड़ उसे घूरते हुए बोला, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। ये तो आपको मुंह फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। इत्ती ने उसे एक गुस्से से भरी स्माइल पास की। आगे वो अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोली, एंड आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप ये पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले जब हम वहां थे तब वो हमारा घर था। आहार्य ने उसकी बात काट दी। ये भी तो हमारा है। इत्ती ने उसे याद दिलाया, जिस पर आहार्य कुछ नहीं बोला। इत्ती उसे देखने लगी। वो कितना चिढ़ते हुए डिशेज वॉश कर रहा था और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए वो बर्तनों को तेज तेज पटक रहा था। इत्ती उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगी। आप भी कम चाइल्डिश नहीं हैं वैसे, और तुम भी कम विच नहीं हो। इत्ती का मुंह खुला का खुला रह गया। आपने मुझे चुड़ैल कैसे कहा? अचानक ही आहार्य अपने झाग से सने हाथ उसके गालों पर मसलने लगा। ऐसे वे इत्ती उसके हाथ हटाने लगीं। डिश वॉशर जेल उसके गालों पर अच्छे से मसलकर आहार्य सेटिस्फैक्शन से बोला, तुम्हें भी साफ सफाई की बहुत जरूरत थी। डोंट बी थैंकफुल, ये मेरा फर्ज था वाइफ। इत्ती ने जानलेवा निगाह से उसे देखा। उसे उंगली दिखाकर वो कुछ कहने वाली थी कि कुछ तेजी से गिरा। दोनों ने एक ही वक्त पर सामने देखा तो डोर पर एक सर्वेंट सदमे में खड़ी थी। उसी के हाथ से ट्रे और ग्लास गिरा था। वो सदमे से आहार्य को देख रही थी, जो अप्रैन में था और उसके हाथ में वाशरिंग स्क्रब था। सर्वेंट ने देखा इत्ती और आहार्य उसी को देख रहे थे, तो वो जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, सर आप क्यों डिशेज धो रहे हैं? मैं करती हूँ। एकदम से इत्ती ने आहार्य को साइड में किया और खुद सर्वेंट के सामने खड़ी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें यहाँ मैं खड़ी नहीं दिखी? सर्वेंट सकपका गई। सॉरी मैम, बट बर्तन तो सर धो रहे हैं न, इसलिए। ओह, तो तुम्हें बहुत तरस आ रहा है सर पर? बहुत हमदर्दी हो रही है तुम्हें सर से? आहार्य तो चुपचाप इत्ती के साइड में खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। उसने बीच में इंटरप्ट करने की हिम्मत नहीं की। इत्ती की रुड़ बात सुनकर सर्वेंट डर गईं। ममेम वो मैं तो बस आई डोंट केयर। सर बर्तन धो रहे हैं और सर ही बर्तन धोएंगे। तुम्हें कोई मसला है? नन्ही, वो धीरे से बोली। इत्ती फिर आहार्य की ओर मुड़ते हुए बोली, आपको कोई मसला है तो आप बोल सकते हैं। आहार्य बिना कुछ कहे वापस से अपने काम में लग गया। इत्ती सर्वेंट की ओर मुड़ी, जाओ यहां से। सर्वेंट जल्दी से जाने लगी तो इत्ती उसे रोकते हुए बोली, रुको। अगर तुमने गॉसिप फैलाई तो। आखिर में उसकी मुस्कुराहट ही काफी थी। सर्वेंट हड़बड़ी में सर हिलाकर जल्दी से वहां से चली गईं। कितनी खतरनाक हो तुम? इत्ती पलटी और उसे घूरते हुए बोली, बहुत बुरा लग रहा है आपको उसके लिए हम्मम? आहार्य ने खींचकर उसे अपने आगे खड़ा किया। उसके दोनों हाथ अपने काम में लगे थे। बस फिक्र इतना था कि इत्ती उसके बीच में थी। मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो बस अपनी खतरनाक बीवी से मतलब है। इत्ती उसकी ओर घूमी। वो अभी भी गुस्से में थी, लेकिन उसे आपसे बहुत मतलब था। सर आप क्यों डिशेज धो रहे हैं? मैं करती हूँ। इत्ती ने उसकी एक्टिंग की। उसका खून खौल गया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आहार्य ने अपने हाथों को झाड़ा, फिर अपना अप्रैन निकालते हुए उसे जवाब दिया, हाँ मैं एक लफ्ज कहूँ और अगर वो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हुआ तो तुम अपना अगला पिछला सारा गुस्सा मुझ पर उतार दो हम्मम। उसकी बात सुनकर अचानक से इत्ती का मूड ठीक हो गया। वो आहार्य की अप्रैन निकालने में हेल्प करते हुए बोली, वेल इम्प्रेसिव, काफी समझदार है आप। इत्ती और आहार्य बेड पर थे। अचानक आहार्य उस पर झुकते हुए बोला, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? इत्ती जो कुछ सोच रही थी, उसके सवाल पर इत्ती ने उसे देखा और फिर अपनी ओर उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, आपके पास मैं हूँ, द इत्ती सिंह राजपूत, और क्या चाहिए आपको? आहार्य उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, तो ये गिफ्ट लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। इत्ती ने उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से बोली, तो आप हर साल कोई न्यू गिफ्ट चाहते हैं? नहीं, ये एक अजीज तोहफा पूरी जिंदगी के लिए काफी है।
आगे बढ़कर उसने इत्ती के फॉरहेड पर अपने होंठों रख दिए और काफी वक्त तक ऐसे ही रहा। क्या हुआ? आहार्य ने उसके फॉरहेड से अपने होंठों को अलग किया और एक दफा फिर उसके फॉरहेड पर हल्की सी किस करते हुए बोला, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उसने बस इतना जाहिर किया, वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था। इत्ती ने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो आहार्य उस पर लीन हो गया। उसने इत्ती की गर्दन में खामोशी से अपना चेहरा छुपा लिया। न जाने क्यों इत्ती ने भी आगे कोई सवाल नहीं किया, बस उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगीं। अगली सुबह जब इत्ती उठी तो पूरा रूम साफ था। इत्ती ने अंगड़ाई ली और मुस्कुराने लगीं। वो बेहतर जानती थी आहार्य बस उसे टीज कर रहा था, वो कभी उससे ये सब नहीं करवाता। वो रेडी होकर नीचे आई और सबके साथ बैठ गईं। कीर्ति उसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। उसका पेट काफी निकला हुआ था और वो खुद भी काफी मोटी हो हुई थी। उसका 8वां महीना था। दोनों की नजरें मिली, फिर दोनों ने फेर लीं। कीर्ति अपने पास बैठी सुहानी से कुछ बात करने लगीं। दोनों बहनें वैसे तो एक ही घर में रहती थी, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं करती थी। क्यों? वजह दोनों को ही नहीं पता था। न दोनों में कोई लड़ाई हुई थी, न बहस, बस दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अभी सब बात ही कर रहे थे कि एक गार्ड ने आकर तेजस्वी सिंह से धीरे से कुछ कहा। उस बात से तेजस्वी सिंह का चेहरा परेशान से भर गया। एकदम से उनकी नजरें इत्ती पर चली गईं। उतने में सबने बाहर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी।